बुकोपीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही रोचक पुस्तक के बारे में। गौरव तिवारी के जीवन पर ये बनी हुई है और अमेज़न प्राइम पे एक सीरीज़ आई है भय। उस सीरीज़ में काल्की कोचलिन ने काम किया है और वो सीरीज़ गौरव तिवारी की लाइफ पर ही बेस्ड है। तो गौरव तिवारी कौन थे? गौरव तिवारी के बारे में जब भी बात सामने आती है तो मुझे एक बहुत पुरानी शख्सियत का नाम याद आता है। जब मैं बहुत छोटी थी, बचपन में एक चैनल पे उस समय तो एक दो ही चैनल होते थे, दूरदर्शन इत्यादि। तो वहाँ पर एक प्रोग्राम आता था, इंडियाज़ मोस्ट वांटेड। ये ऐसी सत्य घटनाओं पर आधारित था जिसमें भारत के सबसे जो खूंखार क्रिमिनल्स हैं उनकी जीवन के बारे में, या उन्होंने वो क्राइम कैसे किया और कैसे वो बच के भाग गए, भगौड़े साबित हुए, ये उस पर बेस्ड था। उस प्रोग्राम को प्रेजेंट करते थे सोहेब इलियासी। तो सोहेब इलियासी हमेशा क्राइम, क्रिमिनल्स और इस तरह की बातों को प्रेजेंट करते थे टीवी पर, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते थे। काफ़ी फेमस प्रोग्राम था इंडियाज़ मोस्ट वांटेड। कुछ समय बाद सोहेब इलियासी को गिरफ्तार कर लिया गया अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में। तो वो व्यक्ति जिस काम को दिखाता था, क्रिमिनल्स के जिस चीज़ को दिखाता था, उसी तरह की चीज़ों से उसका बाद में सामना हुआ। गौरव तिवारी भी एक ऐसी ही शख्सियत थे जो भारत के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी नाम से जो है शुरुआत की थी और जो पहला भारत का एक ऐसा ट्रस्ट था जो उन्होंने बनाया था जो भूत प्रेतों की घटनाओं की जांच करता था। और ये जो गौरव तिवारी शख्स हैं, इन्होंने खुद को डिलीट कर लिया था और बाद में लोगों की शंका यही हुई थी कि क्या भूत प्रेतों से जुड़े हुए किसी केस का उसके पीछे हाथ है, कि ये खुद के साथ गलत किए, इसके पीछे कुछ हाथ है। तो ये बहुत ही रोचक है जानना। देखिए, दुनिया के सभी धर्मों में जितने भी लोग मानते हैं वो सब के सब ये ज़रूर मानते हैं कि भूत प्रेत, पिशाच, निशाचर, चुड़ैल, डायन, कुछ भी कहें, कोई एनर्जीज़ कहें, आत्माएं कहें, स्पिरिट्स कहें, सोल कहें, कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमारे मरने के बाद रह जाता है। आमतौर पर ये माना जाता है कि फिज़िकल बॉडी, मतलब हमारा भौतिक शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी जो हमारा एनर्जीज़ कुछ बच जाती है, जिसमें हमारी मेमोरी, मतलब हमारी यादाश्त होती है उसमें, और उसमें भावनाएं, यानी जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं वो भी उसमें होते हैं। तो इमोशंस और मेमोरीज से भरी हुई ये जो एनर्जीज होती हैं, इन्हीं को स्पिरिट कहते हैं। तो गौरव तिवारी के ऊपर लिखी हुई पुस्तक दो चीज़ों से चर्चा में है। एक तो भय सीरीज़ लॉन्च हुई और उसके बाद गौरव तिवारी के जीवन और उनकी मृत्यु दोनों पे ही थोड़ा प्रकाश डालती हुई ये किताब है। अभिरूप धार जी ने इसे लिखा है। अभिरूप धार एंड इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। तो इन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, जो कि गौरव तिवारी द्वारा बनाया हुआ एक ट्रस्ट था, उसके इंटरव्यू पर आधारित ये पुस्तक है। और लाइफ एंड लेगेसी ऑफ द इंडियाज़ फॉरमोस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। तो भारत के सबसे पहले और सबसे चर्चित पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो बहुत मशहूर हुए देश विदेश में, उनकी जीवन पर और उन्होंने जो अपने जीवन की में अमिट छाप छोड़ी है, लेगेसी पर, ये पुस्तक जो है लिखी गई है। अब इसके पुस्तक के पीछे क्या लिखा गया है कि गौरव तिवारी एक विजनरी थे और वो ये बात जानते थे कि उन जैसा कोई और भी नहीं है। तो यानी आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति था वो, और 32 साल की उम्र में ही उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी। उनका जीवन और उनका काम समझने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है इस पुस्तक को पढ़ना। और ये पुस्तक जो है एक रिज़ल्ट है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये बातचीत पर आधारित है, जो IPS इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी से जो बातचीत की है लेखक अभिरूप धार ने। और उस बातचीत के जरिए उन्होंने गौरव तिवारी से जुड़े हुए जो ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस थे, ये हॉन्टेड प्लेसेस में जो जाके वो करते थे, इनको समझने की कोशिश की। गौरव का एक मोटो था, एक कैच फ्रेज था या एक तकिया कलाम था जिसे वो हमेशा बोलते थे, नॉलेज कैंसल्स फियर, मतलब ज्ञान जो है डर को नष्ट कर देता है। गौरव ये बात काफ़ी बार कहते थे, लेकिन अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वो कहने लग गए थे कि नॉलेज गिव्स फियर, मतलब जो ज्ञान है वो डर बढ़ा भी देता है। वो डर, जब आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती तो आपका डर बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि वो चीज़ वाकई में ख़तरनाक है
तो आपका डर कई गुना बढ़ जाता है। तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये पुस्तक, काफ़ी रोचक लिखी हुई है। अलग अलग जॉनर्स की पुस्तक लाने का मैंने पूरा प्रयास किया है अपने चैनल पे। मैं जानती हूँ कि मैं काफ़ी लंबे समय तक इनएक्टिव रहती हूँ, और उसकी वजह भी ये है कि किताबों के अलावा भी बहुत कुछ जीवन में चल रहा होता है। कभी मानसिक परेशानियाँ, कभी शारीरिक परेशानियाँ, तो इस तरह की कई चीज़ें चलती रहती हैं। आइए, ये जो भूतिया किताबें हैं इनके बारे में समझने के लिए, जो भूतिया घटनाएँ हैं उनको समझने के लिए कौन-कौन सी ग्लॉसरी, यानी कौन से शब्द हैं जो इस पुस्तक में इस्तेमाल होंगे, उनकी जो है थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। तो ग्लॉसरी में सबसे पहला है एनोमली। तो एनोमली क्या है कि जो जो ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं पैरानॉर्मल रिसर्चर्स, तो इन्हें कोई अनोखी चीज़, कोई ऐसी कोई बात नज़र आए तो उसको ये रिकॉर्ड करते हैं कि चलो ये नेचुरल नहीं लग रहा है तो ये एनोमली होगी। अपॉर्शन का मतलब होता है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई फिज़िकल ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है जो एक जगह से चली जाती है और दूसरी जगह वो दिखती है। अस्पर्शन का मतलब है कि गायब होने के बाद वो ऑब्जेक्ट दोबारा उस जगह दिख जाए। तो अपॉर्शन का मतलब क्या हुआ, चीज़ों का अपनी जगह से गायब हो जाना, और अस्पर्शन का मतलब है कि चीज़ों का वापस उसी लोकेशन पर नज़र आ जाना। तो कई बार क्या होता है कि जहाँ पर लोग ऐसी घटनाएं, यानी इस तरह की भूतिया घटनाएं देखते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं कि कोई चीज़ें अपनी जगह मिल नहीं रही होती और फिर वो जगह वो मिल जाती हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस को। जो लोग इसमें मानते हैं वो ये कहते हैं कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी फिजिकल बॉडी के बाहर अपने आप को महसूस किया। अटैचमेंट, अटैचमेंट ये बात होती है कि जो कोई स्पिरिट या घोस्ट है वो या तो किसी व्यक्ति से, वस्तु से, या किसी जगह से खुद को अटैच कर लेती है, तो उसे अटैचमेंट कहते हैं। क्लिनजिंग, क्लिनजिंग क्या होता है कि धार्मिक अनुष्ठानों के अलावा भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिन्हें हीलर्स लोग यूज़ करते हैं ताकि एक जगह की नेगेटिव एनर्जी दूर भगाई जा सके, ताकि ये जो ऊर्जाएं बच गई हैं मृत्यु के बाद, ये जो ऊर्जाएं बच गई हैं जिनमें भावनाएं और याददाश्त हैं, ये जीवित लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। तो ऐसे क्लिनजिंग किया जाता है किसी घर का। जैसे किसी बुद्धिस्ट बाउल में आवाज़ करके आपने सुना होगा, उससे स्पिरिचुअलिटी या पॉजिटिविटी फैलाई जाती है, या कोई अगरबत्तियाँ वगैरह जलाकर खुशबूदार, या कोई धार्मिक मंत्र इत्यादि बोलकर, तो इस तरह की चीज़ें। तो झाड़ फूक वाले बाबा की तरह नहीं, पर कुछ तो गौरव तिवारी की टीम क्लिनजिंग रिचुअल्स करती थी। डेविल इनह्यूमन एंटिटीज़, तो इनह्यूमन एंटिटीज़ वो शक्तियाँ हैं जो कभी भी इंसान के रूप में नहीं थी। जिन आत्माओं का मैंने जिक्र किया वो कभी इंसान के रूप में थी, तभी उनमें भावनाएं हैं, तभी उनमें याददाश्त है अपने फिजिकल जीवन की। लेकिन डेविल ऐसी एंटिटीज़ को कहते हैं जो कभी भी एक फिजिकल बॉडी उन्हें मिली ही नहीं है, पर फिर भी वो इस जो नॉन फिजिकल रेल्म है उसमें विद्यमान है। अब डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर क्या है, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना पर काम करता है। एकोवैक्स क्या है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांस कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर पर काम करता है, और इसमें एप्पल या एंड्रॉयड डिवाइसेस पर लग जाता है। इसमें होता क्या है कि ऑलरेडी कुछ साउंड बैंक होते हैं इसमें, मतलब पहले से कुछ आवाज़ें होती हैं। अब ये जो घोस्ट या स्पिरिट की जो आवाज़ निकलती है, ये वो क्योंकि एक एनर्जी के रूप में होते हैं, तो वो इसमें से प्रीफेड वॉइसेस को थोड़ा मैनिपुलेट करके अपनी बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक EMF है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, हम सभी जो जीव होते हैं वो अपने आसपास ये फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं, लेकिन जो इसमें ये रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, ये जो चीज़ें होती हैं, ये काफ़ी सारी फ़ोन्स, वॉकी टॉकीज़, ये चीज़ें बंद कर दी जाती हैं जब आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है उन एनर्जीज़ की वजह से, उन आत्माओं की वजह से उसे रिकॉर्ड किया जा सके। अब EMFV और K2 मीटर क्या होता है? EMFV K2 मीटर इसी तरह की चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक लीकेजेस इन मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट, ये जो है डॉक्यूमेंट करने में हेल्प करता है। मतलब ये उसी तरह का है जिससे मेजर किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक कोई फ्रीक्वेंसी निकल भी रही है। एंटिटी क्या चीज़ होती है?
ऐसा कोई भी चीज़ जो कोई सेम्बलेंस दिखे, मतलब कुछ इंसान की आकृति जैसा दिखे, या पैरानॉर्मल रिसर्चर्स को कुछ दिखाई दे, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना, घोस्ट, स्पिरिट और एंटिटीज़ की वॉइस रिकॉर्डर्स के ऑडियो और एनालॉग को कहते हैं। फुल स्पेक्ट्रम कैमरा। फुल स्पेक्ट्रम कैमरा क्या होता है कि हमारे जो कैमरास होते हैं वो फुल स्पेक्ट्रम नहीं होते। नॉर्मल कैमरास ह्यूमन फुल स्पेक्ट्रम नहीं होते, क्योंकि ह्यूमन आई जो होती है वो लाइट के पूरे स्पेक्ट्रम को नहीं देख पाती है। लेकिन ये कैमरास होते हैं और हाई और ज़्यादा टेक्नोलॉजी के कैमरा होते हैं जो फुल स्पेक्ट्रम होते हैं, जो इंफ्रारेड लाइट को भी और को भी कैप्चर कर लेते हैं। मतलब जितना हो सके, कुछ भी थोड़ा बहुत भी नज़र आता है तो उसे ये कैप्चर कर लेते हैं। घोस्ट क्या है? एक ऐसा पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की नज़र में एक ऐसी एंटिटी जो कि रिजेंबल्स अ ह्यूमन, जो एक इंसान की आकृति की तरह लगे। हॉन्टिंग क्या है? जब किसी जगह पे बार बार ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, या किसी नॉर्मल इंसान को ऐसी चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं बार बार, उसे हॉन्टिंग कहते हैं। हॉटस्पॉट्स क्या होती हैं? जहाँ पर हॉन्टिंग्स ज़्यादा होते हैं, बार बार होते हैं, उस जगह को हॉटस्पॉट्स कहते हैं। इंटेलिजेंट हॉन्टिंग। इंटेलिजेंट हॉन्टिंग का मतलब है कि जो आपको कोई एनर्जी दिखाई दे रही है, वो आपसे बातचीत करना चाहे या वो आपको कुछ बताना चाहे, तो उसे इंटेलिजेंट हॉन्टिंग कहते हैं। तो यानी कि जो एनर्जीज फिजिकल बॉडी सर्वाइव कर जाती हैं, मतलब फिजिकल बॉडी के ख़त्म होने के बाद भी जो रह जाती हैं, उनमें सब इतने इंटेलिजेंट नहीं होते कि वो आपसे वापस कम्युनिकेट कर सके, यानी 2 वे कम्युनिकेशन कर सकें। नाइट विजन कैमरा, रात में देखने वाला कैमरा। नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो कई लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है जब वो मेडिकली इल होते हैं, टर्मिनली इल होते हैं। ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, किसी ऑब्जेक्ट से छेड़छाड़ करना। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब है कि किसी को सम्मोहित करके उसके सबकॉन्शियस के उस लेवल पर चले जाना जहाँ पर वो ये समझ सके कि उसके साथ जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, उसका पास्ट क्या था। गौरव तिवारी इसमें भी जो है सर्टिफाइड थे, वो इस चीज़ को भी कर लेते, पास्ट लाइफ रिग्रेशन को भी कर लेते थे। पोजेशन का मतलब होता है कि किसी भी के ऊपर सवार हो जाना, जैसे स्पिरिट या घोस्ट लोगों को या जगहों पर एकदम चढ़ जाए, सवार हो जाएं उसको। रेजिडुअल हॉन्टिंग। रेजिडुअल हॉन्टिंग का मतलब ये है कि मेमोरीज़ को कैप्चर कर देना, मतलब कोई चीज़ अब वहाँ पे हॉन्टिंग नहीं है लेकिन पहले थी। सेज सेज एक हर्ब है जिसे किसी इंसान को या किसी जगह को क्लिंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। सोल को कैसे डिफाइन करते हैं पैरानॉर्मल रिसर्चर कि ये इंटरैक्टिव इंटेलिजेंट ह्यूमन हॉन्टिंग है। मतलब आत्मा एक ऐसी हॉन्टिंग है, ऐसी चीज़ है जो दिखाई दे रही है, जो इंटेलिजेंट है, मतलब वापस कम्युनिकेशन कर सकती है। ह्यूमन है, मतलब ह्यूमन की आकृति है। इंटरैक्टिव है, वो आपको बताना चाहती है कि मैं हूँ। अ स्पिरिट इज डिफाइंड बाय पैरानॉर्मल रिसर्चर घोस्ट ऑफ ए वंस लिविंग पर्सन दैट कंटेन्स नॉन फिजिकल एट्रीब्यूट्स लाइक इमोशन एंड पर्सनैलिटी। तो आत्माओं के भी और भूत के जो ये एनर्जीज हैं, इनके भी कई प्रकार होते हैं। स्पिरिट एक ऐसी जो है एनर्जी बच गई है जिसमें अब भावनाएं नहीं हैं, मतलब वो जो भावनाएं हैं वो भूल चुका है, अपना व्यक्तित्व भूल चुका है, और नॉन फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब वो वहाँ मंडरा ज़रूर रहा है लेकिन क्यों मंडरा रहा है, कौन है, क्या मेमोरीज़ हैं उसके, क्या इमोशंस हैं, वो कुछ बाकी नहीं रह गया है। तो यानी एक तरह से जो हिंदुओं में प्रेत मानते हैं कि बहुत लंबे समय तक हो जाने के बाद, उस रेल्म में बहुत लंबे समय तक अटक जाने के बाद वो बिल्कुल भूल चुके हैं कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उनमें क्या भावनाएं हैं, क्या पर्सनैलिटीज़ हैं, बस वो वहाँ पर हैं। वो सर्वाइवल हाइपोथेसिस कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति फिजिकल डेथ को सर्वाइव कर जाता है या कुछ ऐसे झटके को सर्वाइव कर जाता है, तो जब उसे that emotions that we experience our physical body without the mind acts like a non-living object। तो सर्वाइवल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि हम जो इंसान है वो भावनाओं और अनुभवों के आधार पर ही जीवित हैं। हमारा जो फिजिकल बॉडी है, अगर इसमें भावनाएं और अनुभव ना हो तो हम कुछ भी नहीं हैं। और ये कहता है कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, जो हमारा माइंड है, इमोशंस है, वो हमारी फिजिकल डेथ को सर्वाइव कर दे जाता है। तो देखिए, जितनी भी भूत प्रेत चुड़ैल आत्माएं, डायन, जो स्पिरिट कह लो, सोल कह लो, वो किस बात में बिलीव करती हैं? वो इस बात में बिलीव करती हैं कि हमारा जो सब कॉन्शियस है या जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो
जो अवेयरनेस से बना है, अनुभव से बना है, ज्ञान से बना है, हमारी भावनाओं से बना है, वो जो भावनाएं हैं, वो जो अनुभव हैं, वो जो कॉन्शियसनेस है, वो हमारी फिजिकल डेथ, हमारे भौतिक शरीर के समाप्त होने जाने के पश्चात भी रहती है। और यहाँ पर जो है तिब्बतन बुद्धिस्ट सिंगिंग बॉल, तो इसका इस्तेमाल काफ़ी बार करते थे गौरव तिवारी की टीम। ये एक कटोरे जैसा होता है जिसमें अगर आप वो उसमें जो कुछ रॉड सा मिलता है साथ में, अगर आप उसको हिलाते हो तो बहुत मधुर आवाज़ निकलती है। माना जाता है कि ये क्लिनजिंग के लिए, मतलब किसी जगह से नेगेटिव एनर्जीज़ को रेपेल करने के लिए, दूर भगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है क्लिनजिंग रिचुअल के तौर पर। ट्राई फील्ड मैटर, ट्राई एक्सिस फील्ड मैटर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मेजरिंग डिवाइस है जिसके 3 एक्सिस सेंसर होते हैं। ये भी एक सिंगल यूनिट है और रेडियो फ्रीक्वेंसीज वगैरह को मैच करता है। तो देखिए ग्लॉसरी बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैंने ग्लॉसरी कवर की है आपके लिए। अब अभिरूप धार कौन है? अभिरूप धार जो है वो इसी तरह की जो कहानियाँ, जो हॉरर है, हॉरर राइटर है एक तरह से, डरावनी कहानियाँ और इस तरह की चीज़ें जो रखते हैं। तो ये पुस्तक काफ़ी मशहूर हुई है और इसी पुस्तक पर आधारित है अमेज़न प्राइम का भय शो। तो देखिए क्योंकि ये पुस्तक जो है काफ़ी इसमें आपको नेगेटिव एनर्जीज़ और काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, तो आप इसकी शुरुआत ऐसे कर सकते हो, ओम गण गणपते नमः, आई क्लेम नो नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम दिस। तो ये जो चीज़ है, ये जो लाइन है, काफ़ी बार लोग ऐसी घोस्ट रिलेटेड चीज़ें देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो बोलते हैं, तो मैंने भी आप लोगों के लिए लिख दी। और मैं तो अक्सर पुस्तक स्टार्ट करते समय ऐसा लिखती हूँ। तो अभिरूप धार तो कलकत्ता के हैं और उन्होंने काफ़ी सारी जो है हॉरर बुक्स लिखी हैं। और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना 2009 में गौरव तिवारी ने की थी और वो मेटाफिजिकल रिसर्च के स्पेशलिस्ट थे। आईपीएस ने ये मिथ ब्रेक करने की कोशिश की कि ये जो झाड़ फूक वाले बाबा हैं, इनसे थोड़ा अलग उनका काम, वो ये बस चाहते थे कि लोगों को ये सच्चाई पता चले। असल में इस व्यक्ति के जीवन में खुद में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि इसे लगने लगा कि ये जो एनर्जीज़ होती हैं वाकई फिजिकल डेथ सर्वाइव कर जाती हैं। जब इसने अध्ययन किया तो काफ़ी हद तक इसे इन चीज़ों की और ज़्यादा पुख्ता जानकारी हुई। तो ये उनकी बारे में है कि गौरव तिवारी के जो है लाइफ पर अलग अलग जो उनकी केसेस थे, मशहूर केसेस, उनका जिक्र इसमें किया गया है। तो देखिए एक्नॉलेजमेंट में ये अभिरूप धार जी सबको धन्यवाद देते हैं। एक्नॉलेजमेंट इसी तरह से लिखी जाती हैं। गौरव तिवारी कौन थे? पहले गौरव तिवारी के जीवन के विषय में कुछ पता लगाते हैं। तो देखिए गौरव तिवारी 7 जुलाई 1984, 2 सितंबर 1984 को उनका जन्म हुआ था और 7 जुलाई 2016 को उन्होंने खुद को डिलीट कर लिया था। तो वो सीईओ थे और फाउंडर थे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के और घोस्ट रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पैरानॉर्मल एकेडमी के भी। तो ग्रिप और आईपीएस, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, ये जो हैं उन्होंने ट्रस्ट खोले हुए थे और वो असल में गए थे पढ़ाई करने के लिए फ्लोरिडा में, कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग लेने के लिए। जब वो फ्लोरिडा में अपने एक किराए के मकान में रहते थे तब उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी कि जब इन्होंने अपना पायलट का प्रोग्राम कंप्लीट किया और इस चीज़ में इनका इंटरेस्ट आ गया, तो ये इस चीज़ की पढ़ाई करने लगे। जब वो वापस भारत आए तब उन्होंने बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स में ये जो काम है उनका इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का, इसमें इन्वेस्टिगेशन, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस को टीवी चैनल्स के साथ मिलकर किया। जैसे इनका काफ़ी मशहूर प्रोग्राम हुआ था एमटीवी गर्ल्स नाइट आउट, जो कि रणविजय सिंह विजय के साथ हुआ था। वीकेंड्स विद सनी लियोनी, ये प्रोग्राम हुए थे इनके। इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर ये आते रहते थे। जी टीवी चैनल पे इनकी फेयर फाइल्स नाम का प्रोग्राम भी आता था। तो इन्होंने यूएफओ फील्ड इन्वेस्टिगेटर, देखिए अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ये भी जो उड़ते रहते हैं, इनकी भी काफ़ी बार लोग कहते हैं कि ये यहाँ पे देखे गए, वहाँ की भी इन्हें जो है ये रिसर्च करते थे। मेटाफिजिकल चर्च ऑफ ह्यूमैनिस्टिक साइंस सर्टिफाइड हिप्नोटिस्ट थे ये। पास्ट रेग्रेशन लाइफ प्रैक्टिशनर थे, स्पिरिचुअल काउंसलर थे, लाइफ और रिलेशनशिप कोच थे। ये कितनी आयरनी है कि इनकी खुद की रिलेशनशिप आपको आगे पता चलेगा कि सही नहीं चली और उसका भी लगता है कि इनके जीवन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ा, इतना कि जो है ये अब हमारे बीच में नहीं है। तो
आइए इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ये जो बातें हैं, बहुत सारे लोग जब इस वीडियो को देखना शुरू करेंगे तो पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसी कोई बात सुनी नहीं होगी। लेकिन जिनके अनुभव हैं वो इसे झुठला नहीं सकते कि फिज़िकल वर्ल्ड के अलावा भी कुछ है। जैसे मेरे साथ पर्सनली ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी माँ को एक बार एक अनुभव हुआ था। गाँव में जो चौबारा होता है, यानी जो छत पर एक कमरा अलग से बना दिया जाता है ताज़ी खुली हवा के लिए, और उसके बाहर बाहर चारपाई लगकर एक बार सोते थे। तो गाँव में मेरी मम्मी को ये अनुभव हुआ कि कोई उनका नाम बुलाता है, कोई उन्हें बुला रहा है, और जब वो उठ के देखती तो कोई भी नहीं था, ना आंगन में नीचे ना बाहर। हमारा जो गाँव का घर है वो गाँव के बाहरी इलाके में ही बना हुआ है, मतलब हमारे घर से ही पूरा गाँव जैसे शुरू होता है, और हमारे जो वो घर है उसके आगे जो सड़क, घर के आगे, हर किसी के घर के आगे सड़क तो होती है, गली तो है ही, तो उस गली के आगे से खेत शुरू होते हैं। खेतों के बाद जो है वहाँ पर एक शमशान है, मतलब गाँव की कंबाइंड भूमि है जहाँ पर लोग जलाते हैं मुर्दों को। वहाँ पर चिताएं वगैरह तो दिखती रहती हैं, लेकिन कभी भी किसी ने मेरी माँ का ऐसे नाम लिया नहीं था। जो जलती हुई चिताएं तो हमारी चौबारे से ही दिख जाती थी रात को, लेकिन कभी इस तरह की बात नहीं हुई। तो उनका कोई नाम पुकारता है, तो उन्होंने ये बात मुझे बताई और किसी को नहीं बताई। फिर कुछ दिन बाद मेरी जो मामी हैं वो हमारे गाँव में मेरी मम्मी के गाँव में रहने के लिए आई। कुछ समय उनके साथ रहना चाहती थी। जब वो आई तो रात में वो उठ खड़ी हुई बोलने लगी कि कोई मेरा नाम बुला रहा है, कोई मेरा नाम बुला रहा है। तब मेरी मम्मी को बहुत ही झटका लगा कि ये सेम चीज़ मेरे साथ हो रही है, कि कोई मेरा नाम बुला रहा है रात को और कोई दिखता नहीं है, लेकिन कोई नाम बुलाता है। तो ये छोटी छोटी घटनाएं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो इंसान के जीवन में होती है और वो उसे नज़रअंदाज कर देता है। जैसे एक बार मैं रात को सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा मेरे कान के बहुत नज़दीक आके बोल रहे हैं फ़ोन। तो मुझे लगा कि ये अजीब सा कैसा सपना है। तो मैं उठ जाती हूँ और उस घटना के कुछ समय बाद, मतलब उस जो चीज़ हुई थी, मेरी नींद खुल जाती है, उसके कुछ समय बाद मुझे रात को एक फ़ोन आता है, मतलब रात के 2-2:30 बजे। तो ये चीज़, मतलब किसी चीज़ का होने से पहले ही आभास हो जाना या इस तरह की चीज़ें हो जाना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ये पैरानॉर्मल तो नहीं कहा जा सकता है, ये आभास, ये सपना, लेकिन वो चीज़ ज़रूर थोड़ी पैरानॉर्मल कही जा सकती है, जहाँ पर कोई भी नहीं होता था, पर रात में जो महिला है उसी का नाम सुनाते थे। और मज़े की बात है कि मेरी माँ का नाम, क्योंकि माँ जो है मेरी उस गाँव की बहू थी, उनका नाम तो फिर भी लोग जानते थे, लेकिन मेरी मामी वहाँ पर आकर ठहरी हुई हैं, ये बात ना तो लोगों को पता थी और ना उनका नाम वो जानते थे। तो इस तरह से जो भी एंटिटी, जो भी कुछ था, वो ऐसे नाम ले रहा था। तो आइए, अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना हो, या आपने किसी रिश्तेदार से, बुज़ुर्ग से, या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो, कुछ पैरानॉर्मल, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि पता चले कि ये चीज़ें जो है, जिनके साथ इनका अनुभव होता है, वो तो इस पे यकीन करने ही लग जाते हैं कि हमारी जो फिज़िकल बॉडी है उसके साथ भी कुछ है। असल में इस्लाम में तो लोग जिन्न वगैरह मानते हैं, और क्रिश्चियनिटी में भी स्पिरिट सोल्स में विश्वास रखते हैं, हिंदुओं में भी आत्मा में विश्वास रखते हैं। तो जो लोग धार्मिक हैं वो तो इन चीज़ों को मान ही लेते हैं। लेकिन आपको पता भी है कि बहुत सारे लोग जो धार्मिक नहीं भी होते, या तो वो नास्तिक होते हैं या वो अधार्मिक होते हैं, मतलब इतने नहीं इन चीज़ों में होते कि माने। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को तो मान लेते हैं, मतलब वो अल्लाह को मान लेंगे, जीसस को मान लेंगे, लेकिन वो ये नहीं मानेंगे कि इंसान भी मरने के बाद एक स्पिरिट सोल के रूप में मौजूद हो सकता है, यानी फिजिकल वर्ल्ड के अलावा, भौतिक वर्ल्ड के अलावा कुछ और भी है। तो आइए गौरव तिवारी के बारे में और जानते हैं। तो गौरव तिवारी गए पढ़ने के लिए फ्लोरिडा, वो पढ़ना चाहते थे कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेने के लिए, और ये उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है कि जी, क्योंकि ये जो पुस्तक है ये एक बातचीत पर आधारित है। तो अलग अलग लोगों से बातचीत पर अनुभव, अभिरूप धार ने अलग अलग लोगों से बातचीत की और उस आधार पर ये पुस्तक लिखी। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि नॉलेज कैंसल फियर्स, ये गौरव तिवारी का मंत्र था, या उसका कैच फ्रेज था, या तकिया कलाम था, जो भी आप कहना चाहें। वो ये बार बार कहते थे कि नॉलेज से है, ज्ञान से जो है डर, जो भय दूर भाग जाता है। और यही बताया गया है कि उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की थी। और अभी अभिरूप धार बता रहे हैं कि उन्होंने गौरव तिवारी के
सभी दोस्तों से बात की जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। और गौरव तिवारी एक मशहूर शख्सियत थे, वो देश के बाहर भी, क्योंकि उन्होंने जो ये अभियान है, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है, उसकी शुरुआत ही विदेश से की थी। तो उनके बहुत सारे पैरानॉर्मल रिसर्चर्स थे जिससे उनकी दोस्ती थी। जो इस और ये जो बुक है सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी जो उनके दोस्त हैं या सेम फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनसे भी इंटरव्यू लेकर बनाई गई है। तो ये नोट बिफोर वी बिगिन, ये यही है कि जब आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको मज़ेदार लगेगा। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि कैसे इस चीज़ों की शुरुआत हुई कि 3:05 पे सुबह वो अपने कमरे में सो रहे थे किराए के मकान में फ्लोरिडा में। और वहाँ पर उनको बार बार गौरव गौरव करके किसी ने पुकारा है। और क्योंकि गौरव ये नहीं मानते थे इन चीज़ों में, तो गौरव को लगा कि कुछ भी सुपर नेचुरल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये घटना इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी और जो है और ये औरों के सामने भी होने लगा कि सभी को जो है इस चीज़ से थोड़ा डर लगने लगा। और जो उनके 4 दोस्त उनके साथ रहते थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक ही रूम में, डर के मारे एक ही रूम में इस तरह से सोएंगे। लेकिन फिर भी वो एक दूसरे का ख्याल नहीं रख पा रहे थे क्योंकि सबकी टाइमिंग्स अलग अलग थी। तो कभी उन्हें पुरुष की आवाज़ आती थी, कभी स्त्री की आवाज़ आती थी, इस तरह की आवाज़ आती थी और दरवाज़ा ज़ोर से पटका जाता था। और ये पहला उनका अनुभव था जब उन्हें पता चल गया था कि कुछ ना कुछ जो है, जो चीज़ दिखती नहीं है वो भी होती है। तो ये जो है इनके ये इसके बाद जो इन्होंने अपनी पढ़ाई, जो पायलट की पढ़ाई है वो भी करी। और उसके बाद इन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में भी सर्टिफिकेट्स लेनी शुरू कर दी, वहाँ पर भी कहना शुरू किया। अब क्या है कि इन्हें ये भी लग रहा था, जब इनके दोस्तों को वो जो आवाज़ें आने शुरू हुई थी, तब इन्हें ये लग रहा था कि गौरव को ये लगा था कहीं मुझे कुछ ऐसा बीमारी जो जिसमें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं इस तरह की तो नहीं होगी, कैसे मानसिक बीमारियाँ वगैरह भी होती हैं। लेकिन जब सारे दोस्तों को एक साथ वो आवाज़ें सुनाई देने लगी, तब इन्हें समझ में आया कि हम सबको तो एक साथ वो बीमारी नहीं हो सकती। तब इन्हें पता चला कि वाकई में सुपर नेचुरल पावर्स मौजूद हैं। और जहाँ पर ये किराए के घर में रहते, वहाँ पर जो है इनको जो इस तरह की आवाज़ें आ रही थी, इन्हें कभी लगता था कि कोई इन्हें देख रहा है, कभी दरवाज़ा पटकने की आवाज़ आती थी, कभी कोई चीज़ गिर जाती थी। इस तरह की जो है इनके साथ चीज़ें होने लगी। तब इनके साथ चीज़ें होने लगी तो इन्होंने इस चीज़ को समझने के लिए रिसर्च किया, फिर ऐसी टीम से ये जुड़े, फिर इन्होंने पढ़ाई की, काफ़ी तरह की पढ़ाई इन्होंने की। जैसे आपको बताया कि इन्होंने हाइप्नोसिस सीखा था, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कर लेते थे, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे सर्टिफाइड। और इन्होंने ये जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में यूज़ होने वाले सारे इक्विपमेंट्स को समझा और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन गए। और ये यही काम करना चाहते थे। ये जो अपना करियर था पायलट बनने का, वो ये छोड़ चुके थे। तो हाँ, तो ये बता तो इनकी जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में की टीम में एक लड़की मेघना भी थी। तो मेघना को अपने पिता जो हैं वो दिखाई देते हैं मरने के बाद उनके घर में। तब इनको और उनकी माँ को भी दिखाई देते हैं और कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे इन्हें लगता है, इनके पिता इनको नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इन्हें मतलब काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये डरते ज़रूर हैं, लेकिन जैसे कि इनके पिताजी जो हैं, मेघना के पिताजी कुछ ना कुछ चीज़ भूल जाते थे। लेकिन जब वो इसकी माँ का जन्मदिन होता है, तब वो अपनी वाइफ को वैसे ही कपड़ों में नज़र आते हैं जो उनके लिए निकाल के रखे हुए थे। तो इस तरह की कुछ बातें होती हैं, बहुत वार्म फीलिंग होती है। तो उनकी माँ कहती है कि हाँ, वो हैं यहाँ पे, हमें गाइड कर रहे हैं, हमको अभी भी प्यार कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, इस तरह से। तो जब ये एक्सपीरियंस मेघना को हुआ कि हाँ, कुछ ना कुछ इनको कुछ नुकसान नहीं हुआ, कुछ इनको बहुत ज़्यादा डर का एहसास नहीं हुआ, तब इन्हें लगा कि हाँ, अब पिताजी हैं यहाँ पर, उनकी आत्मा को हमने देखा है। तब इस चीज़ में इनकी रुचि बढ़ गई और ये गौरव तिवारी से संपर्क करती हैं और उनकी टीम में शामिल हो जाती हैं।
तो मेघना आईपीएस इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सोसाइटी को ज्वाइन करती हैं 2015 में एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, और ये तब से जो हैं इनके अनुभव होने लग जाते हैं। तो डॉग केली भी जो पैरानक्सिस थे, गौरव तिवारी ने उनके साथ ट्रेनिंग ली थी, वो सर्टिफाइड थे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में। हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया नाम का एक प्रोग्राम भी सितंबर 2014 में गौरव तिवारी ने किया था इनके साथ। तो हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के भी अनुभव बहुत ही इस तरह के थे। तो इसमें बहुत सारे जो हैं भूतिया अनुभवों की जानकारी दी गई है उनके, कि उनकी अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस की। गौरव तिवारी कहते हैं कि हमारा किसी के साथ भी रिश्ता इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी बातचीत उससे करते हैं, कितना अपने आप को शेयर करते हैं। तो जो स्पिरिट्स होती हैं, जो आत्माएं होती हैं, जब वो हमसे कंफर्टेबल हो जाती हैं तो वो हमारे से संपर्क करने की कोशिश करती हैं, वो भी अपने आप को जाहिर करना चाहते हैं। गौरव का मानना था कि जो स्पिरिट्स होती हैं वो अपनी कहानी बताना चाहती हैं, कि उन्हें भी एम्पैथी की ज़रूरत होती है मरने के बाद भी। और इस तरह से हाँ, ये जो हॉन्टिंग है जिसके बारे में पार्किंग लॉट हॉन्टिंग है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये हॉन्टिंग का केस क्या था। इस हॉन्टिंग के केस में ये था कि जो एक प्रॉपर्टी डीलर था, उसने दिल्ली में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर काफ़ी बैंक्स वगैरह के ऑफिसेज हैं, और उसके पार्किंग लॉट में जो है आवाज़ आती थी रात को बच्चों के खेलने की, और वो छोटे छोटे बच्चे दिखाई भी देते थे। तो गौरव उस जगह पर गए थे और उन्होंने वहाँ पर एक गुड़िया रखी थी जो जिसमें सेंसर्स वगैरह लगे हुए थे, कि अगर उसके ऊपर से कोई गुजरता है, मोशन सेंसर्स लगे हुए थे, तो वो गुड़िया आवाज़ करने लगती थी। तो जब गौरव वहाँ पर गए, और ये टीवी पे भी आया था ये केस, गौरव वहाँ पे गए, उन्होंने वो गुड़िया वहाँ रखी और बोला कि तुम जो है अगर हम तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, अगर तुम यहाँ हो तो खुद को जाहिर करो। तो वो छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी लड़कियाँ वहाँ पर खेलती हैं, मतलब उनकी आत्माएं खेलती हैं, और वो उस गुड़िया के ऊपर से काफ़ी बार गुजरे थे। तो ये चीज़ रिकॉर्ड हुई थी। बाद में जो इंफ्रारेड कैमरास होते हैं, वहाँ पर इन छोटे बच्चों की झलक भी, हल्की सी झलक भी रिकॉर्ड हुई थी। आपको पता है दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे साइटिंग्स हैं, घोस्ट साइटिंग्स हैं। अब तो खैर हमारे पास बहुत ही डेवलप्ड कैमराज आ गए हैं। जब शुरू में फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ था और लोग फोटोग्राफी खींचने लगे थे, तब भी जो है घोस्ट की फ़ोटोज़ जो हैं काफ़ी पुरानी फ़ोटोज़ में आ जाती थी। घोस्ट मतलब वो पूरी तरह से इंसान जैसा लग रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से फिजिकल नहीं है, मतलब थोड़ा ट्रांसलूसेंट टाइप का, ट्रांसपेरेंट से थोड़ा कम, इस तरह का वो आकृति लग रही है, जो मनुष्य की आकृति इस तरह की लग रही है। तो उसके बाद गौरव तिवारी की टीम ने वहाँ पे कुछ क्लेंजिंग रिचुअल्स किए और उन एनर्जीज़ को, उन बच्चों की एनर्जीज़ को बोला कि वो परेशान ना करें। तो वो कुछ छोटे बच्चे पता नहीं कब कैसे वहाँ पर थे, किस वजह से थे। हर बार जो इस तरह की हॉन्टिंग साइटिंग्स होती हैं, उनकी कहानी समझ में नहीं आती कि वो वहाँ पर क्यों हैं। हो सकता है कहीं बहुत साल पहले वो बच्चे उस बिल्डिंग के नीचे दब गए हों, या वहाँ पर उनकी डेथ हुई हो, कैसे उनकी डेथ हुई हो, ये पता नहीं चला। अच्छा, ये जो पार्किंग वाला केस था, इसमें जिन जिन लोगों ने जो बच्चों को साइट किया था, उनको देखा था, उनमें से कुछ गार्ड्स ने, सिक्योरिटी गार्ड्स ने असामान्य रूप से खुद को डिलीट भी किया था। तो इस तरह का भी चीज़ें होती हैं। मिस्ट्री ऑफ लंबी धैर। अब लंबी धैर का ये बता रहे हैं कि लंबी धैर का क्या किस्सा था। पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ पन्ने पलट के कि लंबी धैर वाला क्या किस्सा था। तो देखिए, बीच में बार बार ना जो गौरव तिवारी कैसे इस दुनिया को छोड़ के गए हैं, वो वाली घटनाएं भी बीच बीच में इसमें लिखी रहती हैं, कि सिद्धार्थ और सिद्धार्थ, मेघना, इन सब के साथ क्या रिश्ता था और कैसे ये हुआ। अभी मैं उनका जो पर्सनल था, जैसे जैसे वो, ये जो पूरी बुक है एक बातचीत पर आधारित है, और उस बातचीत में हॉरर घटनाएं जो उनके केसेस थे, उनका भी चर्चा रहता है, और गौरव तिवारी अपने साथ ऐसा क्यों किए, इसका भी चर्चा रहता है। तो लंबी दहर क्या है? सुरंगें हैं जो मसूरी के आसपास हैं, लंबी दहर में, और
50,000 माइन वर्कर्स आर सेड टू हैव डाइड। ऐसा माना जाता है कि 1990 के आसपास 50,000 के तकरीबन जो वहाँ पर लोगों की मृत्यु हो गई लंबी दहर सुरंगों में, क्योंकि वहाँ पर सेफ्टी रेगुलेशंस का अच्छा इंतज़ाम होता नहीं था और लोगों के फेफड़ों में कोयला भर जाता था और वो खांस कर जो है जल्दी ही मृत्यु के शिकार हो जाते थे। तो क्योंकि वहाँ पर इतने लोग मरे हैं और आपको पता है कि लेट 90s में उस समय, अब तो सोशल मीडिया आ गया है तो इस तरह के जहाँ पे भी गलत होता है वो चीज़ें बहुत हाईलाइट हो जाती हैं। उस ज़माने में ऐसा था नहीं 1990s में। तो वहाँ पे जो बहुत सारे इस तरह की इंसिडेंट्स होते हैं, मतलब ऐसी घोस्ट साइटिंग्स होती रहती हैं उन जगहों के आसपास। किसी हेलीकॉप्टर का क्रैश हो जाता है, कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो लंबी दहर को गौरव तिवारी ने विजिट किया अपने साथी राज के साथ और जी न्यूज़ की टीम के साथ। जी न्यूज़ और IBN लाइव, तो IBN लाइव के साथ उस समय नहीं थे गौरव तिवारी, तो ये लोग मसूरी के पास लंबी दहर नाम की उसमें गए। तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि काफ़ी इनके, मतलब जो पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इनकी जो टीम है वो घोस्ट साइटिंग्स पे जाती है, वहाँ पर रेकी करती है, फिर वहाँ पे अपने इक्विपमेंट्स को फिक्स करती है, फिर वहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग मिशन की तरह, मतलब वहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैमराज मीटर्स होते हैं उसमें कोई स्पाइकिंग हुई है कि नहीं, उसको देखते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो है कि नहीं। उससे पहले अपना ये बंद कर देते हैं, अपना मोबाइल बंद कर देते हैं ताकि इनका मोबाइल की जो फ्रीक्वेंसी है वो ना कैप्चर हो जाए। तो इस तरह यहाँ पर तो एक ऐसी घटना हुई थी कि ये जैसे रात से बात कर रहे हैं और जो इनका टीम मेंबर था, और जब ये पीछे मुड़ के देखते हैं कि राज तो आगे से आ रहा है, तो फिर जो इनके पीछे जो राज बन के खड़ा था वो कौन था। तो इस तरह की बहुत ही अजीब घटनाएं वहाँ पर हुई। तो ये एरिया तो काफ़ी हॉन्टेड था और बहुत सारे लोगों को बहुत सारा दुख यहाँ पर झेलना पड़ा और वो लोग वहाँ से बहुत ही दुख से गए हैं। तो काफ़ी आत्माएं वहाँ पर हैं। लंबी दहर का यही किस्सा माना जाता है। तो बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस हैं जो इंडिया में माने जाते हैं। कुलधारा, खाबा फोर्ट, किराड़ू टेम्पल, भानगढ़, कक्कड़, रूमा कोट, ये सारी की सारी घटनाएं जो हैं इन्होंने रिकॉर्ड की थी जी न्यूज़ की टीम के साथ और लंबी दहर का इन्वेस्टिगेशन भी इन्होंने किया था। तो द बच्चा हॉन्टिंग, बचुआ हॉन्टिंग काफ़ी इनका फेमस केस है। तो यहाँ पर हुआ ये कि कुछ लोग बिहार साइड में तैयारी कर रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। 3-4 दोस्त मिलकर तैयारी कर रहे थे। 1-2 का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकल गया और जिस लड़के का नहीं निकला वो थोड़ा उदास था। अपने उदास दोस्त को खुश करने के लिए वो उसे कहीं पे ट्रिप पे लेके जाते हैं कि चलो हम कार हायर करके कहीं पे चलते हैं। जब वो कार हायर करके कहीं पे चलते हैं तो एक बच्चा जो है उन्हें नज़र आता है। ऑरेंज कलर का जो कपड़े पहना हुआ, मतलब ऑरेंज उसका बनियान था और खाकी उसने नेकर सा पहना हुआ था और इनको लगता है, एक को दिखाई देता है कि कार उसके अंदर से निकल गई। फिर ये बहुत चीखता है कि रुको, तो फिर वो सब रुक के जाते हैं, बाहर देखते हैं तो कोई बच्चा होता नहीं है। फिर जाकर ये उसमें अपने जो गेस्ट हाउस वगैरह होता है वहाँ पर जब रुकते हैं तो इनको अलमारी के अंदर से खटखटाने की आवाज़ आती है। अलमारी के अंदर से कोई कैसे खटखटा सकता है। तो वहाँ पर ये खोलते हैं तो वहाँ इन्हें बचुआ दिखता है और इन्हें बाहर भी, मतलब दरवाजे के बाहर भी। तो ये चारों लड़के इतना डर जाते हैं कि ये भागकर वहाँ से निकलते हैं और गौरव को ये कांटेक्ट करते हैं फ़ोन वगैरह के ज़रिए। तो गौरव जब इन चीज़ों को सुनते हैं और अपनी टीम के साथ इस बातों को समझते हैं तो इन्हें ये काउंसिल करते हैं कि लोकल आप कुछ पता करो कि ये कैसे क्या है। तो लोकल पर लोगों से बात करके पता चलता है कि जो वो बचुआ है वो लट्टू घुमाता हुआ शायद किसी एक्सीडेंट में मारा गया था और वो बहुत सारे लोगों को नज़र आता है। और किसी वहाँ पर कोई हनुमान जी का मंदिर है, उसमें अगर कोई दर्शन करके प्रार्थना करे तो वो बचुआ पीछा छोड़ देता है। तो बहुत मुश्किल से ये लोग वहाँ पहुँचे और इन्होंने दर्शन किया और उसके बाद जो है इनका पीछा छूट गया। लेकिन ये बचुआ को याद रखिएगा, ये आगे भी आएगा। तो ये देखिए सारा पूरा स्टोरी की तरह बताया गया है कि वो कैसे इन्हें डराता है। भय सीरीज़ में भी ये बचुआ वाली कहानी बताई गई है। द एडिलेड आर्केड विद हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया टीम। तो हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ इन्होंने शुरुआत की थी अपनी इस जर्नी की, इसमें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की। तो हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया टीम से जुड़े रहे और एडिलेड एक शहर का नाम है, वहाँ पर शॉपिंग गैलरी थी, वहाँ पर काफ़ी साइटिंग्स देखी जाती थी। तो वहाँ पर इन्हें पता चला कि एक नहीं काफ़ी इस तरह के हैं क्यों, और ये जो जितने भी हैं ये इस तरह से के घोस्ट हैं जो किसी हादसे का शिकार हुए हैं। तो जैसे
जैसे एक मैनहट्टन का ड्राई क्लीनर था, वो भी वहाँ पर बंद हुआ था, वो इसी वजह से बंद हुआ था। तो ये बताते हैं कि कौन कौन सी घटनाओं वाले भूत यहाँ पर नज़र आते थे। तो एक महिला के अपने पति से लड़ाई हो गई थी, तो उसने अपने पति को गोली मार दी थी, वो वहाँ पे नज़र आती थी। और एक 3 साल का बच्चा था जिसकी माँ थोड़ी पागल हो गई थी, तो उसने खुद को और अपने बच्चे को दोनों को कोई गैस सुंघा दी थी और उस वजह से डेथ हो गई थी। एक फ्रेंसी क्लीनी नाम का व्यक्ति था जो काफ़ी ट्रेजिकली मारा गया, क्योंकि बड़े बड़े ड्राई क्लीनर्स में किसी ने उसे धक्का दे दिया था। उसे धक्का इंसानों ने दिया था या किसी और चीज़ ने, पता नहीं चला, और उसकी कुचल के, मतलब कोई बहुत बड़ा इक्विपमेंट था उसमें कुचल के उसकी मृत्यु हुई थी। तो ये हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ 2013 में वहाँ पहुँचे और इन्होंने इन सारी हॉन्टिंग्स को अपने इलेक्ट्रॉनिक जो EMF मीटर है उसमें भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर जो है EMF मीटर, उसमें भी कैप्चर किया। जो इन्होंने अपने फुल स्पेक्ट्रम कैमरा से फ़ोटोज़ ली, उसमें भी वो साइटिंग्स नज़र आई। और इन्होंने इसमें देखिए एक बात बताई गई है कि जब भी किसी कैमरा के लिए, किसी चीज़ के लिए बैटरीज ये जो लोग लेके जाते हैं, तो जो भी एनर्जीज होती हैं उनको अपने आप को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने आप को ज़रा सा भी प्रकट करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी जो है कंसनट्रेटेड सोर्स में उन्हें बैटरीज में मिलती है। तो जब भी जहाँ पर एनर्जीज अपने आप को ज़्यादा प्रकट करना चाहती हैं, यानी आत्माएं अपने आप को ज़्यादा प्रकट करना चाहती हैं, वहाँ पर कैमरे की बैटरी जल्दी ख़त्म होने लग जाती है। तो उनकी इमेजेस को कैप्चर करने के लिए पैरानॉर्मल पावर ड्रेनेज भी कहते हैं इसे, कि उनकी इमेजेस को कैप्चर करने के लिए बार बार बैटरियां बदलनी पड़ती हैं। तो इसलिए अपने पास से बहुत ज़्यादा बैटरी ये लेके जाते थे, जो कि कुछ ही सेकंड के अंदर ख़त्म हो जा रही थी उस जगह पे। EMF मीटर जो है उसमें एक LED लाइट होती है छोटी सी। जब इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड वाला जो ये मीटर है जिसे हाथ में लेके चलते हैं, जब कोई एनर्जी उससे अपने आप को थोड़ा बहुत भी प्रकट करना चाहती है, तो ये लाइट जो ब्लिंक होने लग जाती है, कि पता चलता है कि आपके आसपास कोई ऐसी एनर्जी है। तो EMF मीटर लेकर ये चलते थे और वहाँ पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है साइटिंग्स को कैप्चर किया था। तो देखिए, गौरव तिवारी के बारे में बताएं कि ऐसा नॉन बिलीवर जो कि पहले कुछ भी नहीं मानता था, वो अब इन चीज़ों को मानता था और बिल्कुल भी इन बातों से डरता नहीं था, बल्कि इन्हें समझने की कोशिश करता था। तो यही तो है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। तो 7 जुलाई 2016 वो बुरा दिन, जिस दिन गौरव तिवारी जो है हमें छोड़कर चले गए, उसके बारे में मैं जो है आपको बाद में बताऊंगी। पहले ये मैं आपको इन्वेस्टिगेशंस का बता लूँ, क्योंकि जो गौरव की पर्सनल कहानी है वो थोड़ी बिखरी सी है हर उसमें। पृथ्वीराज सिमेट्री एंड लेडी इन वाइट, तो ये दिल्ली में ही एक जगह है पृथ्वीराज सिमेट्री लेडी इन वाइट। वहाँ पर एक महिला जो है काफ़ी बार नज़र आती है। वो महिला गाउन, सफ़ेद रंग का गाउन पहने हुए है, वो नज़र आती है। और देखिए, वो जो प्रेत है वो इतना पुराना है कि अंग्रेज़ों के टाइम में एक इंग्लिश महिला यहाँ पर मरी थी और उसका प्रेत उस जगह पर भटकने लग गया। और जब ये अपनी टीम लेकर जाते हैं वहाँ पर, तो देखिए अक्टूबर 2012 में जाते हैं ये, और गौरव तिवारी जो है किसी चैनल के साथ वहाँ पर गए थे, शायद किसी अखबार के साथ। और वहाँ पर जो K2 मीटर, डिजिटल EMF मीटर, वांटेड टू कम्युनिकेट, अच्छा वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर भी उन्हें वो जो इनके साथ जो महिला गई थी उसको वो साइटिंग्स नज़र आए। तो इनको, ये जब भी गए हैं इन्हें वो साइटिंग्स नज़र आते हैं, ये उन्हें कैमरा में कैप्चर करने में भी कामयाब होते हैं, EMF मीटर में भी वो कामयाब होते हैं। देखिए, आप ये मत सोचिए कि जहाँ पे भी इन्हें कोई कह देता है कि हॉन्टिंग प्लेस है, ये लोग चले जाते हैं और इन्हें हमेशा ही वहाँ पर इनका नतीजा यही होता है कि हाँ ये प्लेस हॉन्टेड है। ऐसा नहीं है, हर जगह हॉन्टेड नहीं होती जो हॉन्टेड के नाम से मशहूर होती है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि हम इस बात में यकीन नहीं कर रहे कि यहाँ पे कुछ हॉन्टिंग है, हम अपनी इक्विपमेंट्स, अपनी चीज़ें लेके जाएंगी। जब अगर उनमें कुछ डिफरेंसेस नज़र आएगा, हमारे फुल स्पेक्ट्रम कैमरा में कोई इंफ्रारेड लाइट्स में कोई इंसान जैसी आकृति अच्छे से नज़र आ जाए और बार बार नज़र आ जाए, तब हम मानेंगे कि हाँ ये चीज़ हॉन्टिंग है और हॉन्टिंग साइट्स हैं। और फिर ये उस जगह की, उस व्यक्ति की जो नज़र आ रहा है कहानी भी पता करने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा जो EMF मीटर है उसमें कितना स्पाइक होता है। अगर वो शांत रहता है, मान लीजिए अपने फ़ोन वगैरह सारे बंद कर दिए और
कुछ है नहीं वहाँ पे, सिर्फ कैमरा है और ईएमएफ मीटर है। और ईएमएफ जो मीटर है अगर वो बिल्कुल भी स्पाइक नहीं करता, उसकी लाइट नहीं जलती, तो इसका मतलब वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो रहा है। और एक और इन्होंने इस किताब को पढ़ के एक और पता चला कि जहाँ पर भी ऐसी साइटिंग्स होती हैं वहाँ पे टेम्परेचर गड़बड़ा जाता है, माने कि नॉर्मल जगहों का टेम्परेचर अलग हुआ और उस जगह पे अलग से ठंड पड़ेगी, तो यानी जो भी वो एनर्जीज़ है वो वहाँ की गर्मी सोख लेती है। गर्मी और बैटरीज ये सोखती हैं, यानी गर्मी और एनर्जी किसी भी तरह से, यानी जो हॉटनेस है यानी गर्म मौसम जो है वो भी एक तरह की एनर्जी है। तो वो जो एंटिटीज़ हैं, जो वो स्पिरिट्स हैं, वो गर्म मौसम को सोख रही हैं। इसलिए हॉन्टेड जो प्लेसेस होती हैं उन प्लेसेस में टेम्परेचर में एक जगह से दूसरी जगह भी अंतर पाया जाता है। कोई जगह ज़्यादा ठंडा होगा, कोई जगह कम ठंडा होगा, बहुत ही चिल्ड महसूस होगा। और बैटरीज तो बता ही रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा साइटिंग्स होती हैं वहाँ पर फ़ोन की बैटरीज तुरंत फ़ोन की नहीं, माफ़ कीजिएगा, ईएमएफ मीटर या कैमरा की बैटरीज बहुत जल्दी ख़त्म होने लग जाती हैं। तो इन्हें वो औरत जो है दिखाई दी थी वहाँ पर, और पता चला था कि कोई औरत, अब देखिए सबकी पूरी कहानी नहीं समझ में आती, बस एक औरत है जो मर गई है और वो उस सिमेट्री से बाहर नहीं जाती। अगर स्पिरिट को, आत्मा को ये यकीन हो जाता है कि वो किसी जगह से बाहर नहीं जा सकती, तो वो उस जगह के आसपास ही रहती है, उससे ज़्यादा दूर नहीं जाती। तो जो ये सिमेट्री है, यानी ये जो चर्च के पास बनी हुई जगह है दिल्ली में अंग्रेज़ों के ज़माने की, वहाँ पर एक महिला का प्रेत मंडराता रहता है और वो बहुत दूर उस जगह से नहीं जाता। अ स्ट्रेंज केस इन मुंबई। अब गौरव तिवारी के लिए मुश्किल हो रहा था कि वो फिज़िकली हर जगह पे मौजूद रहें, तो काफ़ी उसके लिए वो, मान लीजिए दिल्ली से उन्हें कोई, दिल्ली के तो वो थे, और अगर उन्हें कोई कॉल मुंबई से आ जाता था तो मुंबई में उनकी जो टीममेट है मेघना वगैरह उस काम को हैंडल करने की कोशिश करती थी। मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे के सारे लोग, गौरव को छोड़कर ये सारे के सारे, तकरीबन सारे के सारे लोग जो हैं कुछ और काम भी करते थे, क्योंकि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कोई फुल टाइम जॉब नहीं बन पा रहा था। इसलिए नहीं बन पा रहा था क्योंकि ये जो इंसिडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर दूसरे आदमी को भूत या प्रेत आत्मा या इस तरह की कोई एनर्जीज परेशान कर रही हैं, ये अनकॉमन इंसिडेंट्स हैं, और जब ये किसी को बहुत परेशान करते हैं तभी लोग इन जैसे लोगों को कॉन्टैक्ट करते थे। इसके अलावा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का उस समय पे टीवी पे भी बहुत क्रेज़ था, तो टीवी के शोज़ तो इन्हें मिलते रहते थे, लेकिन इन्हें सिर्फ कवरेज मिलती थी, मतलब टीवी ने बहुत अच्छा पे नहीं कर पाता था। इस पुस्तक को पढ़ के लगता है कि गौरव तिवारी को एक फाइनेंशियल मैनेजर रख लेना चाहिए था, क्योंकि वो खुद नेगोशिएट करने में अच्छे नहीं थे। वो मशहूर बहुत थे, लेकिन वो अपनी टीम का खर्चा, आने जाने का खर्चा, ये कैमरा का खर्चा, ये जो इक्विपमेंट्स हैं इनका खर्चा, ये बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा था, ब्रेक इवन नहीं हो पा रहा था। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है कि जितना आपका खर्चा है और जितनी आपकी आमदनी है, अगर वो बिल्कुल बराबर होती है तो उसे कहते हैं ब्रेक इवन। अगर आपकी आमदनी आपके खर्चे से ज़्यादा है तभी आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। तो आईपीएस गौरव के रहते हुए शायद कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सका, मुश्किल से ही काम चलता था। तो ये जो 3-4 लोग जुड़े हुए हैं इनको भी क्योंकि भूत तो पैसा देते नहीं है, तो जो लोग इस चीज़ में जुड़े हुए हैं उनको उन्हीं लोगों से कुछ पैसा, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट लेने की ज़रूरत थी जो इनकी मदद लेते थे इन कामों के लिए। तो जैसे ककरडुमा कोर्ट में गए हैं या किसी पार्किंग लॉट में गए हैं, तो जो बुला रहा है वो ही इनका खर्चा देगा। तो गौरव थोड़े से चैरिटेबल भी थे, तो कई बार जब लोग उनको इनका बिल नहीं दे पाते या इनके साथ जो फाइनेंशियली इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, तब भी ये थोड़ा अपने आप को लो करके थोड़ा काम चला लेते थे। जैसे इसमें ये तो नहीं कहा गया कि वो फ्री सर्विसेज दे देते थे, लेकिन वो बहुत हद तक जो है ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाते थे, मतलब खर्चा ज़्यादा हो जाता था। तो और जो टीवी वाले हैं वो तो इसी बात का एहसान देते रहते थे कि हम तुम्हें कवरेज दे रहे हैं तो इट विल बेनिफिट यू, यानी कि भविष्य में तुम्हें इसका लाभ होगा। ये बात मैंने बाकी फिल्मी कलाकारों के लिए भी सुनी है, या मीडिया में काम करने वाले लोगों के लिए सुनी है, कि जो लोग बहुत मशहूर होते हैं उनको तो पैसा मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या अभी उस फील्ड में आए हैं उनको हमेशा ये कह के उनको पैसे कम दिए जाते हैं, या तो कई बार नहीं भी दिए जाते कि तुम्हें एक्सपोजर तो मिल रहा है ना। कुछ ऐसा ही जो है मुंबई वाले, ये टीवी इंडस्ट्री वाले गौरव के साथ कर रहे थे, गौरव और उसकी टीम के साथ कर रहे थे।
तो देखिए यहाँ पे मेघना को किसी ने बुलाया कि भाई जो है हॉन्टिंग्स परेशान कर रहे हैं। तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक 5 मंजिला इमारत है और वहाँ पर जो है मेघना को बुलाया। तो गौरव ने कहा कि चलो ठीक है तुम वहाँ पे जाओ। वो दिल्ली में था और मेघना और सिद्धार्थ ये दोनों लोग जो हैं वो मुंबई में होते थे। तो वहाँ पर ये गए और 5वीं मंजिल में जो टॉप फ्लोर पे परिवार रहता था उससे मिले। उसमें एक बेटा और उसकी माँ थे। तो ये कहने लगे कि हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, हमें नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है, कभी लैपटॉप दिख जाता है, कभी गायब हो जाता है, मतलब चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं। तो देखिए जहाँ पर एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांग होती हैं वो शायद वहाँ से फिज़िकल रेल्म से, मतलब जो फिज़िकल वर्ल्ड है जो हमें दिखाई देता है, वहाँ से सामान भी गायब कर सकते हैं और कुछ समय के बाद वो सामान वहाँ पर ऑब्जेक्ट रीअपियर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपॉर्शन मीन्स ऑब्जेक्ट डिसअपियरिंग और अस्पर्शन मीन्स जो ऑब्जेक्ट डिसअपियर हुआ है वो दोबारा दिख जाना। तो अंकित नाम का लड़का जो वहाँ रहता था उसे लगता था कि शराब की वजह से हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो बार बार उसकी चीज़ें गुमने लगी, कभी प्रकट होने लगी। इसे ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन कहते हैं, मतलब चीज़ें गायब होना और प्रकट होना। और तो इस तरह से ये व्यक्ति इस टीम को बुलाता है मदद के लिए और अपने परिवार को होटल में भेज देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये घटनाएं होने लगी थी। बम्बई में घर महंगे हैं, इस तरह से खाली भी नहीं किए जा सकते हैं। तो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से अपनी फैमिली की हेल्प के लिए जाता है। तो इस लड़के को पता चलता है कि वो घोस्ट साइटिंग्स किसकी थी और किसका था। तो कोई ऑन ऑफ करके स्विच भी कर रहा है। मेघना और ये सारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो मैं ये जो जिस तरह से घटनाएं हुई उनके बाद लाइट फ्लिकर होना, ये डार्कनेस गाढ़ी हो जाना, ठंड लग जाना और ऐसी बदबू आना। कई बार हॉन्टेड प्लेसेस में ऐसी बदबू आती है जैसे अंडे सड़ गए हैं या कोई बॉडी सड़ गई है, मतलब बहुत गंदी वाली स्मेल भी आती है। तो ये सारे इनके जो मीटर्स हैं, ईवी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना, ये इस पे भी जो सिद्धार्थ के हाथ में था उस पे भी कुछ रिकॉर्डिंग्स होने लगी और उस पे सिद्धार्थ का नाम आने लगा। तो काफ़ी कुछ इसमें हुआ। तो कहानी बता देती हूँ मैं असल में हुआ क्या था। ये जो व्यक्ति है अंकित, ये 5वीं मंजिल के टॉप फ्लोर पर रहता था। और जब ये बहुत साल पहले बम्बई में जब रहता था तब इसके पापा की पुश्तैनी ज़मीन थी बम्बई में, जो कि आपको पता है कि कितनी महंगी होगी। जब इसके पापा की पुश्तैनी ज़मीन थी तो वो किसी आर्थिक संकट में घिर गए। तो एक बिल्डर उनके पास आया और बोला कि आप ज़मीन के मालिक नहीं रहोगे, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप मुझे ये ज़मीन बेच दो, मैं इसके बदले आपको 5 मंजिला इमारत इस ज़मीन पे बना दूंगा और मैं हर फ्लोर बेच दूंगा और एक फ्लोर आपको वैसे ही दे दूंगा। तो यानी आप अपनी ही ज़मीन पर रह पाओगे। तो इसी तरह से बांद्रा कुंद्रा कॉम्प्लेक्स में वो पुरानी इमारत जो है 5 मंजिल खड़ी हुई थी। तो उस इमारत की जो बाकी की जो फ्लोर्स थे वो अब इतनी अच्छी हालत में नहीं थे, लेकिन अंकित का परिवार जो है वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से रह रहा था। पिता की मृत्यु हो चुकी थी, वो पैदा ही वहाँ पर हुआ था। तो उसके पिता के ज़माने से ये बिल्डिंग खड़ी हुई थी। अब उसको ये लगता था कि मेरी जो नौकरी है वो नवी मुंबई में है, तो मैं नवी मुंबई चला जाऊं और इस घर को खाली कर दूं। तो ये जो हॉन्टिंग्स थी, ये जो सारी चीज़ें हो रही थी, इनसे पता चला कि उसके पिता उसको उस घर में रोकना चाहते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि इस घर को बेचो मत, यहाँ से मत जाओ, डोंट सेल, मतलब यहाँ बेचना नहीं है। ये जो जितनी भी बातें हुई वो उससे ये पता चला कि उसके पिता इस बात से बहुत नाराज़ हैं। और क्योंकि अब उनकी फिजिकल बॉडी नहीं है तो वो अपने आप को कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो वो अपने आप को कम्युनिकेट इसी तरह से कर रहे थे, ये हॉन्टिंग्स के ज़रिए, जिससे वो परेशान हो रही थी, चीज़ें गायब हो रही थी, आ रही थी जा रही थी। रात को जो उनकी एनर्जी है वो आवाज़ कर रही थी। और जब इनके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना वाले मीटर में कुछ बातें उनकी रिकॉर्ड हुई, जो जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, उन्होंने सुनी। जब उन्हें समझ में आया कि ये बात है, तो कई बार जो मृतक व्यक्ति है वो अगर कुछ चाहता है और वो आप कर दोगे ना, तो भी जो है शांति कायम हो जाती है। तो क्लिनजिंग रिचुअल के बाद अंकित के घर में अंकित ने भी यही डिसाइड किया कि वो यहीं पर रहेगा इसी घर में और इसको नहीं बेचेगा और नवी मुंबई शिफ्ट नहीं होगा। तो कड़कड़डूमा कोर्ट की घटना, तो कड़कड़डूमा कोर्ट का जो है मैटर बहुत अजीब है। तो हर जगह पे ये बात होने लगी थी कि कड़कड़डूमा जो कोर्ट है दिल्ली में, उसमें बहुत सारी भूतों की साइटिंग्स होने लगी हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, लोगों को अलग अलग अजीब अजीब अनुभव होते हैं। तो वहाँ पर एक जो है एक बूढ़ा व्यक्ति था जो वहाँ का गार्ड था, त्यागी नाम था उस व्यक्ति का। तो त्यागी से जब ये दिन में बातचीत करते हैं तो कहता है, त्यागी से पूछते हैं कि क्या तुमने कुछ ऐसा अनुभव किया। तो त्यागी बोलता है कि हाँ, मेरे पास एक आदमी दौड़ता हुआ आया दिन के उजाले में और
बोला कि मुझे फ़लाने वकील के वहाँ पे जाना है, मेरी कोर्ट में डेट है, नहीं तो मैं बैंकरप्ट हो जाऊँगा, मतलब मेरा जो वो है बर्बाद हो जाएगा, मेरा जो बिज़नेस है वो बर्बाद हो जाएगा, मुझे बताओ वो वकील कहाँ बैठता है। तो त्यागी बोलते हैं कि मैं तो पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने तो इस नाम का कोई वकील देखा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो कोई भी इस तरह का नहीं है। तो वो बोलता है क्यों नहीं, और वो व्यक्ति उसको अपना डायरी में लिखा हुआ डेट देख देता है कि इस डेट पे मुझे अपॉइंटमेंट दी गई थी कि मैं यहाँ पर आकर मिलूँगा। तो वो डेट इतनी पुरानी थी कि त्यागी जी उसे देख के चौंक जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मतलब वो कोई 30-40 पहले की डेट लेके घूम रहा था वो व्यक्ति। तो जब वो नज़र उठा उस डेट को देखते हैं, फिर उस व्यक्ति को देखते हैं, फिर वो आसपास देखते हैं, फिर वापस देखते हैं, तो वो व्यक्ति वहाँ पे होता ही नहीं। तो दिन के उजाले में उन्हें कोई ऐसी एनर्जी उनसे आके मिल गई थी जो अपनी मेमोरी में फंसी हुई थी, अपनी याद में फंसी हुई थी। यानी अगर वो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तब परेशान हुआ है जब वो व्यक्ति बैंकरप्ट हुआ था और कोर्ट के चक्कर लगा रहा था, तो उसका जो एनर्जी है वो उसी चीज़ में फंस गई थी। और हो सकता है उस व्यक्ति ने अपने आप को डिलीट कर लिया हो बैंकरप्ट होने के बाद, या कुछ बहुत गलत हो गया हो, इसलिए वो वहाँ पर फंसा हुआ था। तो हाँ देखिए, ये इस घटना का जिक्र है कि वो व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि लालवानी साहब से मिलना है, लालवानी साहब से मिलना है, और 17 दिसंबर 1996 की डेट थी। तो भावेश त्यागी नाम का जो गार्ड था वो चौंक जाता है, क्योंकि वो तो अभी फ़िलहाल की मतलब 2000s में जब ये बात हो रही है तब की बात कर रहा है, 1996, मतलब इतना पुराना तो ये चीज़ रहती है। तो जब ये कैमरा सेटअप करते हैं तो पता चलता है कि जो कड़कड़ुमा कोर्ट के जो वो थे, जितने भी कंप्यूटर्स थे वो रात को अपने आप ही जल जा रहे थे। अब इनमें से जो गौरव के साथी हैं राज का कहना था कि उन कंप्यूटर्स में कुछ ना कुछ वो जो अपडेट करते हैं, विंडो अपडेट वगैरह हो गई, इसलिए वो ऑन हुए थे। ये वाला जो वीडियो है जो ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था, यही न्यूज़ चैनल्स पे चला था कि इस कोर्ट के इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स रात को अपने आप कैसे जल जाते हैं। अब ये वाली जो बात है जो राज ने बाद में सफाई में कही कि इन कोर्ट के ये जो इक्विपमेंट्स हैं इन पे कोई ना कोई विंडोज़ अपडेट चल रही थी, इस वजह से ऐसा हो जाता है। ये वाली चीज़ जो है इतनी ज़्यादा हज़म लोगों को इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये जो कोर्ट के ये जो इक्विपमेंट्स थे, इनकी लाइट्स तक बंद कर दी जाती थी, मतलब कि इनको पूरी तरह से शट डाउन कर दिया गया था, तब भी ये किस तरह से अपडेट ले रहे थे। तो ये जो चीज़ें हैं ये हुई, और भूतों की साइटिंग्स के लिए इन्होंने वहाँ पर अपने इक्विपमेंट्स वगैरह सेटअप किए, और त्यागी जी से ये बात करते रहे। और जब इन्हें पता चला कि अगले ही दिन जो त्यागी हैं जो इनसे बात कर रहे थे कि आप तो रात को आते हो यहाँ पर, रात को ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ये जो त्यागी थे इनसे ये बात करते रहे। जब सवेरे उठे और अगले दिन ये किसी से बात करते हैं कि हाँ हम तो रात को वहाँ गए थे, हमने ये चीज़ें बहुत कोशिश की और हमें तो कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक EMF भी स्पाइक तो हुआ, लेकिन पता नहीं चला कि वहाँ पर कौन था, मतलब कोई क्लियरली कोई दिखाई नहीं दिया, और त्यागी जी हमारे साथ थे। तब वो सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि त्यागी जी तो सुसाइड कर चुके हैं एक दिन पहले, तो मतलब माफ़ कीजिएगा, त्यागी जी अपने आप को डिलीट कर चुके हैं। तो ये जो चीज़ थी कि वो व्यक्ति खुद को डिलीट कर चुका है और फिर भी वो इनकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहा है, ये बहुत अजीब बात थी। तो इन्हें छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी मतलब जो चीज़ है वो उसमें नज़र आई। तो EMF मीटर इसलिए स्पाइक कर रहा था बार बार क्योंकि जो त्यागी नाम का व्यक्ति है वो असल में व्यक्ति नहीं था, अब वो उसकी एनर्जी ही बची थी और वो वहाँ पर मौजूद था। लॉर्ड हॉन्टिंग, ये एक कुत्ते की आत्मा की बात है। तो एक कुत्ते की आत्मा वाली कहानी ये भी आप भय सीरीज़ में देख सकते हैं कि एक कुत्ते से ये बहुत प्यार करते थे दो लोग, और उनसे अपने साथ लेकर आते हैं बेंगलोर में, उसके साथ रहने लग जाते हैं। जो कुत्ता है वो बार बार भौंकता रहता है बाहर और बीमार हो गया है और बाद में मर भी गया है। क्योंकि वो बार बार भौंकता है, और ये जो कपल है काफ़ी परेशान हो जाता है। गौरव की टीम को बुलाया जाता है और पता चलता है कि वहाँ पर इस जगह पर एक व्यक्ति खुद के साथ इतना गलत कर लिया था, उसने खुद को ही केस को डिलीट कर दिया था। तो उसकी आत्मा जो भटकती थी वो इस कुत्ते को भी परेशान करती थी और इन लोगों को भी। तो अब जो है क्योंकि डॉग भी आत्मा बन चुका है, तो अब जब भी वो उस दूसरी आत्मा को देखता था तो वहाँ पर इतना भौंकता था कि उस आत्मा को नज़दीक नहीं आने देता था। तो ये वाला जो लॉयड वाला केस है, ये उस कुत्ते का नाम लॉयड था, और ये वाला जो केस है इसको भी उसमें दिखाया गया है भय सीरीज़ में।
एरेडल असाइलम विद द हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया टीम। तो एरेडल असाइलम क्या है? असाइलम होता है पागलखाना। तो वहाँ पर विदेश में एक पागलखाना है, वहाँ पर भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे ये लोग, और वहाँ पर भी इन्हें काफ़ी ऐसी हॉन्टिंग्स, काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखाई गई। मतलब कोई ऐसी नर्स जो कि वहाँ पर काफ़ी सख्त थी वो भी दिखाई, कुछ कोई एक आधा पेशेंट्स जो मतलब अब वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं है लेकिन वो अपनी मेमोरीज़ में और अपने इमोशंस में फंसे हुए हैं। तो ये एक केस था। मुकेश मिल्का केस। तो मुकेश मिल का केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बम्बई में एक जगह है मुकेश मिल, वहाँ पर वहाँ पे क्राइम वगैरह थोड़ा बहुत दिन में बेशक हुआ हो, और कभी कभी तो वहाँ पे काफ़ी हीनियस क्राइम भी हुए हैं। इस तरह की क्राइम्स के लिए भी वो जगह जानी जाती है। लेकिन शाम के वक्त वहाँ पे कोई फटकता नहीं है, क्योंकि वो जगह अपनी हॉन्टिंग के लिए बहुत बदनाम है कि वहाँ पर जो ये भूत प्रेत वाली चीज़ है ये इस तरह की काफ़ी होती है। तो वहाँ पर मुकेश मिल, क्योंकि इतनी हॉन्टिंग की वो जगह है, इसलिए वहाँ पर एक डायरेक्टर कोशिश कर रहा था कि वो एक हॉन्टिंग वाली फिल्म बना ले। और जो उसकी हीरोइन थी उसको कोई पतला मतलब नहीं था, वो ज़्यादा सुंदर दिखने पे कोशिश लगी हुई थी उसकी, और वो जो एक्सप्रेशन है, डरने के एक्सप्रेशन, वो दे नहीं पा रही थी। तो डायरेक्टर फ्रस्ट्रेट हुआ जा रहा था। अब इस पिक्चर की शूटिंग में कुछ बच्चे भी आए हुए थे, तो बच्चों के लिए भी ये डायरेक्टर ही जिम्मेदार था। तो वहाँ से कुछ बच्चे गायब हो जाते हैं और पता नहीं चलता है कि कहाँ पर हैं, और कुछ समय बाद मिलते हैं। ये जो हैं इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वो बच्चे यही बताते हैं कि हम तो यहीं पे थे और बाकी लोग उनको देख नहीं पा रहे थे। इस तरह की जो इनसे कोई सिगरेट मांगता है, पता चलता है कि जो सिगरेट मांग रहा था वो व्यक्ति है ही नहीं। तो ये मतलब बहुत सारी ऐसी डरावनी घटनाएं होती हैं कि जिससे जो फिल्म का क्रू है वो तो दुम दबा के भाग जाता है। और गौरव तिवारी की जो टीम है वो वहाँ पर आती है पेशेंटली, और वहाँ पर जो है अपना कैमरा वैमरा सब सेटअप करती है। तो पता चलता है कि वहाँ पर वाकई में ऐसी बहुत सारी स्पिरिट्स मौजूद हैं। तो ये वो कैप्चर करते हैं। ये पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब है कुलधारा। तो कुलधारा जो है एक आईपीएस का ऐसा है, एमटीवी गर्ल्स नाइट आउट में के लिए कुलधारा में ये जाते हैं, और वहाँ पर जो एक लड़की है वो काफ़ी लंबे समय तक नज़र नहीं आती, और एक लड़की जो है उस जगह के 10 किलोमीटर बाद नज़र आती है। तो मतलब ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिलता। और उसके बाद ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये गौरव बीच में ही बंद कर देते हैं, क्योंकि ये जो लड़कियाँ इस चीज़ में फंसी हुई थी, मतलब जिनको एक टास्क दिया गया था कि आप इस हॉन्टेड प्लेस में रहो, इसमें घूमो, और जो इस जगह को पूरा घूम के कंप्लीट कर देगी उसको मतलब कुछ 5 लाख ऐसे रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ है, गर्ल्स नाइट आउट में ये वहाँ पर गए थे, लेकिन ये वहाँ पर एक लड़की खो जाती है, काफ़ी टाइम बाद मिलती है। एक लड़की इस जगह के 10-12 किलोमीटर दूर मिलती है। तो इससे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मतलब केस था। इसमें सिर्फ साइटिंग्स वाइटिंग्स का नहीं है, इसमें अस्पर्शन और अपॉर्शन, जो यानी चीज़ों को गायब करना और उन चीज़ों को कहीं और प्रकट कर देना, ये वाला जो चीज़ है वो एक इंसान के साथ हुई। जी हाँ, यहाँ पर एक लड़की थी जो इनके साथ आई थी। वो लड़की कुलधारा से 10-12 किलोमीटर आगे कहीं मिली, जहाँ पे कोई इंसान नहीं होता था, मतलब वो पूरा रेगिस्तानी इलाका है। तो ऐसे अनजानी जगह पे मिली। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है, ऐसा जो है इन्होंने समझा, और इन लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने उस चीज़ को छोड़ भी दिया था, इस इन्वेस्टिगेशन को बीच में भी छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद क्योंकि ये यहाँ पर औरों के लिए जिम्मेदार थे, इसलिए इस चीज़ को बीच में छोड़ दिया। उसके बाद जो है कुलधारा में काफ़ी बार गौरव खुद भी गए। यहाँ पर एक कार में भी अपने आप आग लग गई थी। ये चीज़ें भी जो हैं कैमरा में रिकॉर्ड हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि कुलधारा के जो भूत हैं वो साफ कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर तुम हमें मत परेशान करो, मतलब यहाँ से चले जाओ। तो ये जो है बहुत ज़्यादा शॉकिंग केस था और इन लोगों का। और ये जो कार में अपने आप आग लग जाना, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मतलब कुलधारा की जो एनर्जीज हैं वो बहुत हाई थी। किसी लड़की का एक जगह से गायब होके वहाँ पर भटक कर कुछ समय बाद मिलना, एक लड़की का 10-12 किलोमीटर दूर कहीं पे मिलना, और कार में आग लग जाना, बहुत सारी ऐसी घटनाएं वहाँ पर हुई थी कुलधारा में। तो कुलधारा सच में बहुत हॉन्टेड जगह है। जो केस विद द हिस्ट्री, अब ये हिस्ट्री
हाँ, अब यहाँ पर एक केस है कि ये गौरव की टीम राजस्थान गई हुई थी किसी और केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। वहाँ पर एक व्यक्ति ने आता है और कहता है कि मैं तो आपका फ़ैन हूँ। तो गौरव सोचते हैं कि चलो मेरे भी फ़ैन हैं। वैसे तो पता था कि गौरव काफ़ी मशहूर व्यक्ति हैं, वो न्यूज़ चैनल्स वगैरह पर आते रहते हैं और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं इंडिया के काफ़ी फेमस। लेकिन वो व्यक्ति सिर्फ ऑटोग्राफ लेने के उद्देश्य से नहीं आया था, उसने कुछ उन्हें और बताया। उसने उन्हें बताया कि उनका 5 साल का बेटा इतना सीरियस रहता है और इस तरह की बातें करता है जैसे कोई बड़ा व्यक्ति हो, ये हो क्या रहा है। और मतलब कुछ इस तरह की परेशानी थी उस बच्चे को लेके कि गौरव पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए मान गए थे। तो गौरव पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते नहीं थे, लेकिन उस बच्चे के लिए वो करने के लिए तैयार हो गए थे। तो उन्होंने जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो पता चला कि गौरव जो है, जो वो बच्चा है, वो एक बड़ा व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है। मतलब उस व्यक्ति ने सूखा झेला है, थोड़ी सी लड़ाइयाँ, 150 साल पहले की थोड़ी लड़ाइयाँ झेली हैं, अपने परिवार के लिए की सुरक्षा के लिए लेकर वो चिंतित रहा है। और ये जो सारा इमोशंस है उसका बोझ अब भी उस 5 साल के बच्चे के ऊपर है। तो जब उसने अपना पूरा जीवन, उस बच्चे ने सबकॉन्शियस में जाके, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाके अपना जीवन देख लिया, तब उसे शांति मिली कि भाई हाँ, ये चीज़ें हुई हैं और इस वजह से ये मेरे को मतलब प्रभावित है। अच्छा, ये वो वाला केस नहीं है। यहाँ पर एक और केस का जिक्र है जो दहेज के लिए गलत करने वालों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये क्या है कि एक परिवार को काफ़ी बार जो है कुछ हॉन्टिंग्स परेशान कर रहे थे, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तो हुआ ये कि एक परिवार अपनी बहू को जो चीज़ों के लिए, जो डाउरी है उसके लिए काफ़ी परेशान करने लगे। वो परेशानी वो झेल नहीं पाई क्योंकि उसके जो मायके वाले हैं वो भी उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे और उसके ससुराल वाले उसको बहुत ही मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। तो वो खुद को डिलीट कर दी। तो जब वो महिला खुद को डिलीट कर दी तो उसकी एक 5 साल की बेटी थी जिसको उसकी ननद के पास पहुंचा दिया गया। और जो उसकी ननद है वो उसको अच्छे से ख्याल रख रही थी, ठीक उसको रख रही थी, ये जानते हुए भी कि मेरे ही परिवार ने मेरी भाभी के साथ गलत किया है। लेकिन जब उस ननद के अपने 2 बच्चे हो जाते हैं तो वो अपनी जो भतीजी है उसको अपने भाई को वापस सौंप देती है। जैसे ही वो भतीजी को वापस अपने भाई को सौंपती है, उसके बाद से इसको, जो ये महिला है जिसका पति बाहर रहता है, इसको और इसके बच्चों को जो स्पिरिट है वो परेशान करने लग जाती है। जब गौरव की टीम वहाँ पहुँचती है, इन चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से कुछ आवाज़ें रिकॉर्ड करती है, तब इनको पूछती है, इन लोगों को भी पूछती है कि क्या क्या आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें। तब ये बताते हैं कि हाँ, हमारे परिवार से ये पाप हुआ है कि हमारी प्रताड़ना की वजह से जो है एक महिला चली गई है और उसकी बेटी को उसका जो है, जो महिला चली गई उसका पति पाल रहा है, अब पहले मैं रखती थी। तब ये बताया जाता है कि जो महिला है वो ये चाहती है, क्योंकि उसकी ननद जो है अच्छे दिल की है, वो महिला यही चाहती है कि उसकी ननद ही उस बच्ची को अपना बना के अपने पास रखे। और अगर वो ऐसा करती है तो फिर वो परेशान नहीं करेगी ये जो ननद है इसके छोटे बेटे, 5 साल के बेटे को। तो ये था वो केस। और जो मैंने आपको बताया है कि वो राजस्थान से आए थे, वो वहाँ पे भी एक बच्चे को पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ये परेशानी से निकाल के लाए थे गौरव। तो हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ जो है एक और केस की छानबीन ये करते हैं। ये भी इसी तरह के छोटे छोटे केसेस हैं जिनके बारे में बताया गया है। खाबा फोर्ट जैसलमेर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा इंसानियत है उसमें बहुत तरह के जो बिलीफ सिस्टम है वो चल रहे हैं। मैं जब भी किसी नए क्लाइंट से मिलता हूँ तो मुझे उनकी स्पिरिट, हॉन्टिंग, ये सब जो है चीज़ें पता चलता है कि वो इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। तो गौरव यहाँ पर अपना अनुभव बता रहे हैं। ये वही केस है जो भदौरिया जी हैं। भदौरिया जी का बेटा था जो काफ़ी परेशान रहता था, बड़ों की तरह बर्ताव करता था। जब भदौरिया जी के बेटे की पास्ट लाइफ रिग्रेशन की गई तो जो चीज़ें हैं क्लियर हो गई कि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी झेला है, एक बड़े व्यक्ति के तौर पर, वो कुलधारा गाँव के ही निवासी थे। जो भदौरिया जी का जो बेटा था, जिसकी
पास्ट लाइफ रिग्रेशन की गई थी, वो कुलधारा गांव का निवासी था। उसने अपने जीवन में सूखा देखा, उसने अपने जीवन में लड़ाई देखी, उसने अपने जीवन में जमींदार वगैरह का जो है किसी क्रूर का थोड़ा बहुत अत्याचार भी देखा। उसने पलायन देखा कि लोग पानी की कमी से वहाँ धीरे धीरे जा रहे हैं, उसका परिवार उसकी आंखों के आगे मरा था। तो ये जो पूरा इमोशनल बैगेज है वो ये बच्चा लेकर दोबारा जन्म लिया था। और ये जो इमोशनल बैगेज है ये आज का नहीं था, 1800 के बीच का था। मतलब 150-200 साल पहले का इमोशनल बैगेज लेके वो आत्मा इस संसार में आई है। और क्योंकि वो भावनात्मक बोझ इतना ज़्यादा है कि वो बच्चा उदास है और बहुत छोटी उम्र से ही उदास है, गंभीर है और बड़ों की तरह बर्ताव कर रहा है। लेकिन जैसे ही उस बच्चे की पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाके देखा जाता है और वो खुद अपनी ज़िंदगी अपनी आंखों से दोबारा देख लेता है, तब उसको काफ़ी हद तक शांति मिल जाती है, संतोष मिल जाता है कि वो जीवन अब खत्म हो चुका है, अब ये जीवन है। तो ये जो है बहुत ही अनोखी केस था। हम पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है कि कैसे गौरव काफ़ी टैलेंटेड व्यक्ति था, कैसे वो किसी को सबकॉन्शियस लेवल पर ले जाकर देख सकता है, उसका पिछला जीवन बता सकता है। लेकिन ये एक और भी हैरानी की बात है कि नॉर्मल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं, वो सिर्फ जो इंसान जिसको हिप्नोटाइज किया है सिर्फ उसको पास्ट लाइफ दिखा सकते हैं या वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो लाइफ को देख सकता है। लेकिन अचंभे की बात यह है कि गौरव भी उस लड़के के साथ उसकी पास्ट लाइफ देख पाए थे। तो मतलब उनके दिमाग के कुछ ऐसे हिस्से खुले हुए थे जिसमें सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचकर आप दूसरे के व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड से भी कनेक्ट कर रहे थे और वहाँ पर उसकी पास्ट लाइफ भी देख पा रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा रोचक था, इसे पढ़ना ज़रूर पढ़ना चाहिए। हंटेड गवर्नमेंट क्वार्टर्स। तो मुंबई के कुछ गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहने वाले एक लड़का होता है। वहाँ एक लड़के की पोस्टिंग मुंबई हो जाती है और उसकी बहन भी उसके साथ रहने के लिए चली आती है। तो वहाँ पर जो है इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा भय महसूस होता है। वहाँ पर कुछ हॉन्टिंग्स वाली साइट्स होने लगी थी, चीज़ें होने लगी थी। तब इन्हें पता चलता है कि वहाँ पर जो है कुछ ऐसे ही किसी महिला के साथ कुछ गलत हुआ था, उसको प्रताड़ित किया गया था दहेज इत्यादि वगैरह के लिए। तो यहाँ पर उसकी वजह से ये चीज़ें हुई थी। और वहाँ पर कोई महिला रहती थी। यहाँ पर दो चीज़ें थी। जो ये गवर्नमेंट क्वार्टर था, इसके पड़ोस में जो घर था वहाँ पर किसी महिला ने खुद के साथ गलत किया था क्योंकि वो परेशान हो गई थी अपने जीवन से, ऐसे ही घरेलू हिंसा या दहेज प्रताड़ना की वजह से। और इस घर में जो महिलाएं रहती थी वो जादू टोना करती थी, तो वो बहुत सारे दियों के निशान या जले के निशान इसमें थे। तो किसी भी तरह से ये दोनों ही चीज़ें आपस में कनेक्टेड थी और इस चीज़ को यहाँ से ठीक करने के लिए बड़ा काफ़ी क्लिनजिंग वगैरह इन लोगों को करनी पड़ी। तो ये बता रहे हैं, देखिए जैसे हवा ठंडी हो जाती है, बहुत ठंडी, कुछ चीज़ें एक जैसे घूमने लग जाती हैं। तो जैसे वो तेल के निशान थे क्योंकि वहाँ पर था। देखिए गौरव तिवारी और उसकी पूरी टीम को ये पता था कि जो लोग खुद के साथ गलत करते हैं उनका जो जीवन है वो उनकी फिज़िकल बॉडी ही ख़त्म होती है। वो जो वैसी बॉडी है उनकी, मतलब उनके इमोशंस और एक्सपीरियंसेस वो रह जाते हैं। तो मतलब इस बुक को पढ़ के ये लगता है कि खुद के साथ खुद को डिलीट तो किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए, चाहे आप कितने भी तनाव में आए। और आप अगर तनाव में आते हैं तो लोगों से बात कीजिए। हाँ, मुझे पता है कि जब आप तनाव में होते हैं तो लोगों से बात करते हैं तो बहुत सारे लोग आपका मजाक भी उड़ाते हैं, बहुत सारे लोग आपको और बदनाम करते हैं और परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी आप बात करना बंद मत कीजिए। जी हाँ, तनाव का जो असर है वो बात करने से ही कम होता है। आप 10 लोगों से बात करेंगे तो आपको एक इंसान ऐसा है जो आपका तनाव कम करेगा, बाकी तो 9 आपके तनाव को लाख गुणा बढ़ाकर आपकी बात को और फैलाकर आपको परेशान कर सकते हैं। तो ये मैंने व्यक्तिगत अनुभव से जाना है कि जितना हो सके बात करने से फ़र्क पड़ता है। जितना आप बात करेंगे उतना ही आपका तनाव कम भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि आप उस तनाव के बारे में ही सोचते, क्योंकि आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोचते भी उसी चीज़ के बारे रहें। अपना ध्यान भी भटकाने की कोशिश करें। किसी भी चीज़ को लेकर इंसान को टेंशन हो सकती है, परेशान हो सकता है, और उस परेशानी में जो लोग खुद के साथ गलत कर लेते हैं वो अपना सिर्फ फिजिकल बॉडी नष्ट करते हैं, वो वहीं पर रह जाते हैं और वो खुद भी पता नहीं कितने वर्षों तक, मतलब सिर्फ शरीर नष्ट होता है, आत्माएं नष्ट नहीं होती, ना हमारे अनुभव नष्ट होते हैं, ना हमारी दुख और तकलीफ नष्ट होती है। तो उसी और दुख और तकलीफ में अटक जाने का नाम है खुद को नष्ट कर लेना।
तो देखिए गौरव के जाने से पहले ये जो इन्वेस्टिगेशंस ये लोग कर रहे थे, इन इन्वेस्टिगेशंस में जो इन्हें साइटिंग्स दिख रही थी वो भी कुछ इस तरह का इशारा कर रही थी। मतलब कुछ ना कुछ गौरव से रिलेटेड जो चीज़ें ना इन लोगों को बता रही थी। कुछ विजन्स इन्हें आते हैं, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। द हॉन्टेड अपार्टमेंट इन दिल्ली। तो जून 2016 में गौरव की मृत्यु के 1 महीने पहले जो है एक दिल्ली में एक अपार्टमेंट है, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए राज को बुलाया जाता है और वहाँ पर ये लोग जाते हैं। तो राज जो है वो गौरव को बोलते हैं बहुत दिन हो गए, आइए मिलते हैं। तो ये लोग मिलते हैं और वहाँ पर ये एक जगह पे खाना वाना भी खाते हैं और जहाँ पर जो गौरव की पत्नी है वो आकर जो है थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होता है और वो ले जाते हैं गौरव को वहाँ से। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, ये दिल्ली वाले अपार्टमेंट की क्या घटना थी कि एक महिला होती है, उसने अभी अभी अपने पति के साथ जो है डाइवोर्स ले लिया होता है, अपने बच्चों के साथ एक घर में रहने आती है और उस घर में उसके बच्चों को और उसे काफ़ी परेशान किया जा रहा था। तो इसको जो है इस साइटिंग को ठीक करने के लिए या यहाँ पर जो है उसकी मदद करने के लिए गौरव की टीम जाती है और पता चलता है कि इस जगह पर क्या हुआ है कि क्यों उनको वो साइटिंग्स दिख रही हैं कि यहाँ पर जो ये बिल्डिंग खड़ी हुई है किस तरह से धोखे की ज़मीन पर बनी हुई है, कि ज़मीन के लालच में किसी व्यक्ति ने अपने भाई को झूठे केस में फंसा दिया और उस झूठे केस की वजह से उसके भाई को सज़ा हो गई। बाद में उसका भाई ख़त्म भी हो गया और जो भाई का बच्चा था, एक जो बेटा था, उस बेटे को भी ट्रक के आगे फिकवा दिया। तो इस तरह से एक व्यक्ति ने पूरा परिवार ख़त्म कर दिया ताकि वो अपने भाई का जो है एक एक करके ऐसे सफाया किया ताकि वो अपने भाई का ज़मीन हड़प सके और वहाँ पर जो है किसी बिल्डर को बेच सके। उस बिल्डर को बेचने के बाद यहाँ पर ये बिल्डिंग खड़ी हुई है और जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब भी कुछ मज़दूरों की इसमें मृत्यु हुई थी रहस्यमय तरीके से और उसके बाद भी इस बात को दबाकर वो बिल्डिंग तैयार होती है। और चांस क्या होता है, बाई चांस क्या होता है कि उस फ्लैट का जो नंबर था वो उस प्लॉट के नंबर से मैच करता था। जो प्लॉट कभी यहाँ पर था, कभी यहाँ पर घर था, उस घर में एक व्यक्ति था, उसका बच्चा था, वो दोनों ही एक साजिश का शिकार हुए थे। तो इस तरह से ये हाँ देखिए बताया गया कि जो घोस्ट है एक भावना है, चाहे वो खुश हो दुखी हो, हर तरह से वो एक भावना है, एक इमोशन है। देखिए जो मैं बात आपको बता रही थी कि हाउस नंबर B602 वो डेमोलिश कर दिया गया और उसकी जगह पर एक हाई राइज अपार्टमेंट बनाया गया। उस हाई राइज अपार्टमेंट में जो एक मकान का नंबर था वो सेम रह गया जो उस घर का नंबर था। तो इस तरह से जो है वो साइटिंग्स हो रही थी। तो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों ने जाके वो साइटिंग्स को ऑब्ज़र्व किया, उसको कंफर्म किया कि वहाँ पर हैं और उसके बाद क्लिनजिंग रिचुअल किए जिससे उस महिला को और उसके बच्चों को राहत मिली। तो देखिए ये एलन टेलर हैं जो गौरव तिवारी के मित्र थे। इन्होंने बताया कि गौरव इनसे हमेशा कहता था कि अगर मैं कभी चला गया तो तुम्हें आके परेशान करूँगा। तो ये कहते थे कि हाँ करना। तो एक बार इन्होंने गौरव की जो स्पिरिट है उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की और उससे कहा कि अगर तुम वाकई यहाँ पर हो तो मेरे बाल खींचो। तो उस व्यक्ति को अपने उसके बाल पीछे से खींचे गए तो उसको ये पता चला। अब आइए बात करते हैं कि गौरव तिवारी ने खुद के साथ गलत क्यों किया या खुद को डिलीट क्यों किया। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशंस में जो बातचीत पर आधारित ये पुस्तक है, जो केसेस पर आधारित पुस्तक है, बीच बीच में गौरव तिवारी की खुद की लाइफ का जिक्र भी है और स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है। लेकिन मुझे इसकी पुस्तक पढ़कर क्या पता चलता है कि एक तो ये गौरव तिवारी नाम का लड़का जो दिल्ली के द्वारका में रहता था, अपर मिडिल क्लास फैमिली से था, फ्लोरिडा गया था पढ़ाई करने के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस की 2009 में और 2013 में ये वापस आ जाता है और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत करता है। तो जो ये लड़का है ये काफ़ी चीज़ें, मतलब जिस चीज़ में इसे इंटरेस्ट था ये काफ़ी कुछ वहाँ से पढ़ के आता है। और
देखिए, नहीं 2009 में ही स्थापित हो गई थी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, गौरव तिवारी ने स्थापित की थी। और ये गया था, मतलब आप समझिए कि 2009 में तो इसने आईपीएस ही बना लिया, तो उससे पहले ये फ्लोरिडा गया था पढ़ने के लिए, कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेने के लिए। पायलट की ट्रेनिंग के दौरान ही इसे एक अपना जो कमरा होता है जहाँ पे ये रहते हैं, किराए का कमरा, किराए का घर लेके जो 4 लड़के रहते हैं, इनको जो घोस्ट साइटिंग्स हुए थे, उसके बाद बाकी सब अपने अपने जीवन में आगे बढ़े, लेकिन गौरव का जो इंटरेस्ट है इस फील्ड की तरफ बढ़ता गया और उन्होंने इस फील्ड की तगड़ी पढ़ाई की। और जो है, आपने गौरव को देखा होगा, एक्सप्रेसिव आइज़ थी उनकी, एक उदासी सी भी उनके चेहरे पर नज़र आती थी। सेंस ऑफ ह्यूमर भी उनका अच्छा खासा था, जो कि इस पुस्तक में बार बार बताया गया है। लेकिन वो एक अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर नहीं थे। इस उसके हिसाब से, इस पुस्तक के हिसाब से ये है कि जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के साथ मिलकर जो उन्होंने ये प्रोग्राम, ये जो काम शुरू किया था पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का, ये वर्चुअली, मतलब देखने में तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन फाइनेंशियली पोजीशन अच्छी नहीं थी। उसके अलावा गौरव अपने माता पिता के साथ रहता था। तो मुझे तो लगता है कि इंडिया में बड़े हो जाने के बाद लड़का हो या लड़की, दोनों को एक बार अकेले ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि कई बार समाज का और परिवार का दबाव इतना होता है व्यक्ति पर कि वो शायद भूतों से लड़ ले लेकिन उनसे ना लड़ पाए। तो बार बार उन पर शादी का और ये दबाव रहता था कि वो अपना कोई काम धंधा बदल लें, इसको ना करें। बेशक वो बहुत मशहूर थे, पूरी दुनिया में मशहूर थे। हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया नाम का जो प्रोग्राम था वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत फेमस हुआ था, और यहाँ पर तो वो काफ़ी न्यूज़ चैनल्स के साथ और काफ़ी इंटरटेनमेंट चैनल्स के साथ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के सीरीज़ को लाते ही रहते थे। तो काफ़ी मशहूर होने के बावजूद ये कोई ऐसा काम नहीं था जिससे इंडियन पेरेंट्स खुश होते, तो वो इस काम को बदलने के लिए कहते थे। जबकि काफ़ी शोहरत ये गौरव कमा चुके थे, दौलत शायद इतनी नहीं कमाई थी, लेकिन ये कोई गरीब घर से नहीं थे जो अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेज सकते हैं, पायलट बनने के लिए भेज सकते हैं, कमर्शियल पायलट के लिए भेज सकते हैं। वो लोग गरीब लोग तो नहीं थे, यानी थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच तो था। लेकिन क्या फाइनेंशियल क्रंच की वजह से उन्होंने ऐसा किया? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि ये काम छोड़ा जा सकता था, ये काम किसी ने पकड़ा नहीं हुआ था उनको। अब ये बात आती है कि शादी के दबाव की, तो हाँ, इन पे जो है मैरिज का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और वो प्रेशर इतना बढ़ गया था कि ये जो 7 जुलाई 2016 में ये हमें छोड़कर गए, और इससे पहले जनवरी 2016 में इनका विवाह हो गया था। तो इनको जो मिलने के लिए बहुत सारी जो लड़कियां आती हैं विवाह के लिए, जो डेट होती है, उसमें एक जो लड़की थी आर्या नाम की, वो ही इस बात से एग्री करती है कि आप अपना मनचाहा काम कर सकते हो, कि मैं कुछ आपको नहीं कहूँगी। लेकिन शादी के बाद वो लड़की लगातार इस बात का तनाव इन्हें दे रही थी कि आप ये काम छोड़ दो और कुछ और काम करो, क्योंकि इस काम में जो घोस्ट साइटिंग्स होते हैं उसके लिए ज़्यादातर रात में जाना पड़ता है। इसलिए नहीं क्योंकि दिन में घोस्ट नहीं हो सकते, इसलिए कि रात में सारा वातावरण शांत होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स लेके जो चलते हैं, जो फुल स्पेक्ट्रम कैमरा लेके चलते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विपमेंट्स लेके चलते हैं, उन चीज़ों को लेकर जाने के लिए जो है रात का समय सही होता है। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना है, EMF K2 मीटर है, तो ये जो चीज़ें हैं इनके लिए जो रात का समय जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को कैप्चर करने वाली जो चीज़ें हैं, जो ये EMF मीटर है, इसको जब आप लेके जाते हैं तो आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। दिन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस होते हैं, बहुत सारे लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यानी फ़ोन वगैरह चला रहे होते हैं, तो उसमें वो चीज़ कैप्चर नहीं हो पाएगी। तो इनके काम रात में होते थे, तो वो इन्हें रात में जाने से भी मना करती थी, उन्हें ये काम छोड़ने के लिए भी कहती थी, और इस बात का इन पे बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव था। तो बाद में ये गौरव जो है अपने दोस्तों से भी कम मिलने लगे थे, और जो राज है, जो राज से भी के साथ जब इन्होंने एक मुलाकात की और कुछ लोग मिलके इनका काम में बहुत मन लगता था, इन्होंने जो ये टीम बनाई थी उसके साथ इनका बहुत मन लगता था। और जब ये अपनी उस टीम के साथ जो इन्होंने खुद तैयार की थी, द्वारका में इनका ऑफिस था, तो वहाँ पर जब ये एक मिलते हैं और किसी होटल में ये खाना खा रहे होते हैं, तो इनकी पत्नी आती है और बहुत ही गुस्से में इन्हें वहाँ से लेके चली जाती है। तो सिर्फ उनकी शादी को 6-7 महीने ही हुए थे, जनवरी में शादी हुई थी और 7 जुलाई को ये हमें छोड़ के चले गए, 7 जुलाई 2016 को। तो ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल क्रंच,
फिर ऊपर से माता पिता का काम बदलने का दबाव, फिर पत्नी का इनके ऊपर काम बदलने का दबाव, और फिर ये जो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा इनके काम में थी, इन सब का मिलके दबाव कुछ ऐसा बना कि ये पाया गया कि इन्होंने अपने साथ ही ये कर लिया, अपने साथ गलत कर लिया। लेकिन ये वाली बात है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि इनका जो बॉडी था उस पर जो इस तरह के निशान थे, लगता नहीं कि इन्होंने खुद के साथ ऐसा किया हो। लेकिन दिल्ली पुलिस तो यही मानती है और यही चीज़ उनकी रिपोर्ट में लिखी है कि ये अपनी पत्नी के दुपट्टे से जो है इन्होंने खुद के साथ गलत किया बाथरूम में, तो अपने घर के बाथरूम में। तो ये बहुत ही दुख की बात है। तो देखिए, ऐसा लगता है कि व्यक्ति भूतों से लड़ लेता है लेकिन पारिवारिक तनाव से नहीं लड़ पाता, जो शादीशुदा जीवन का तनाव है उसमें नहीं लड़ पाता। गौरव बहुत ही कम बोलते थे। जी हाँ, वो जिन दोस्तों से खुले हुए होते थे उनसे हंसी मजाक भी कर लेते थे। बहुत ही इंटेलिजेंट थे, उनकी हिंदी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी, बहुत तरह की उन्होंने पढ़ाई की हुई थी। जिस चीज़ में उन्हें रुचि थी उस चीज़ के बिल्कुल जड़ तक जाकर उन्होंने पढ़ाई की थी। यहाँ पर इसमें इनकी डिग्रीज़ का भी जिक्र है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, साइकोलॉजी, बहुत कुछ इन्होंने पढ़ा था। तो ऐसा नहीं है कि कोई झाड़ फूक वाला बाबा हो, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाले इंसान थे, ऐसा लगता है। बहुत कुछ इन्होंने जो है शुरुआत की थी, जो भारत में पहले शुरुआत नहीं हुई थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ की, ऐसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के पायनियर ये माने जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इन्होंने मजाक मजाक में ही सही अपने दोस्तों को कई बार ऐसे बात कही थी कि तुम शादी करोगी तब पता चलेगा। तो यानी शादी का मानसिक दबाव और पत्नी की ज़िद का मानसिक दबाव और फाइनेंशियल क्रंच तो खैर शादी से पहले भी था, लेकिन इतना नहीं था। ब्रेक इवन हो पाता था कभी कभी इन्वेस्टिगेशन टीम का, कभी कभी नहीं हो पाता था। ज़्यादातर लोग जो इस काम में लगे हुए थे वो नॉर्मल काम कुछ और भी करते थे। जैसे जो सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति है वो मर्चेंट नेवी में है, लेकिन वो आता है कभी कभी और ये काम भी कर लेता है। रेडियो जॉकी का भी उसने काम किया है, और ऐसे ही मेघना जो है, शायद मेघना भी रेडियो जॉकी है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन सिर्फ ये काम नहीं कर रहे, इस काम को वो उस काम के साथ कर रहे हैं, अपने पैशन से कर रहे हैं उस काम के साथ। तो ऐसा नहीं है कि लोग इस पे ही डिपेंडेंट हैं। हाँ, गौरव को जो ये टीवी शोज़ वगैरह मिल रहे थे, इससे भी इन्हें ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत फाइनेंशियल क्रंच। इनकी इस पुस्तक को पढ़ के ऐसा ही लगता है कि इनका जो अपने साथ इस व्यक्ति ने गलत किया, उसके पीछे शादी से जुड़ा मानसिक दबाव था। और जो लड़की इनके जीवन में ये कह के आई कि उसे इनके इस काम से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसने इसी काम को उनका मतलब तनाव का मुद्दा बनाया और काफ़ी गंभीर मुद्दा बनाया। तो हाँ, ये वाली बात भी इसमें बार बार बताई गई है कि अपने जाने के बाद भी गौरव जो है काफ़ी बार, जब इस टीम ने उन्हें अप्रोच करने की कोशिश की तो काफ़ी बार संपर्क किए हैं। असल में गौरव को मृत्यु से तो भय लगता नहीं था। आखिर के दिनों में वो कुछ भय मानने तो लगे थे, लेकिन वो शायद भय मृत्यु का नहीं था, क्योंकि अगर मृत्यु का उन्हें भय होता तो वो खुद इसे गले से नहीं लगाते। उन्हें भय जो है, या वो जो राज है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, इसमें पैरानॉर्मल सोसाइटी में उनके जो सहयोगी थे राज, उनके सबसे अच्छे मित्रों में से, उनका मानना ये था कि शायद गौरव नियर डेथ एक्सपीरियंस करना चाहता था, और इसके लिए उसने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था जो उसकी उम्मीद से कुछ ज़्यादा हो गया। मतलब उसने सोचा नहीं था कि वो नियर डेथ एक्सपीरियंस एक एक्चुअल डेथ में बदल जाएगा, और ऐसा हुआ। तो अब तो हम सिर्फ अंदाज़े ही लगा सकते हैं। पुस्तक को पढ़कर तो ऐसा ही लगता है कि ये लड़का काफ़ी तनाव में था, और वो तनाव बहुत चीज़ों का, एक चीज़ का नहीं होता, बहुत चीज़ों का हो जाता है। फाइनेंशियल क्रंच का तनाव हो जाता है, मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं, नेगेटिविटी जो जहाँ जाता है, ये ऐसे ही जो जिन्होंने खुद के साथ गलत किया, ऐसे लोग हादसे के शिकार, हत्या के शिकार, बहुत सारे, मतलब जो ये भटकती आत्माएं होती हैं, इनमें से शायद ही कोई पीसफुली इस दुनिया से गया हो, सिवाय मेघना के फादर वाला केस छोड़ के। जो शांति से थे बस वो वहाँ पर थे। बाकी हर जगह पे जहाँ पे ये स्पिरिट्स हैं, वहाँ पे हादसे के शिकार हैं, चाहे वो खुद के साथ वो हादसा करी हो या कोई दूसरा उनके साथ करा हो। तो काफ़ी नेगेटिविटी इन्होंने जीवन में देखी। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं एक अलग तरह का चैनल बनाऊं, जिसमें मैं अलग अलग जॉनर्स की किताबें लाऊं। और आपको कैसा लगता है? आप कुछ और भी इस तरह की किताबें सुनना चाहते हैं क्या? आपका कोई पैरानॉर्मल अनुभव है या नहीं? आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।